लाइट। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू
सर आप म्यूट हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारा एक ही टॉपिक बचा है इधर, विच इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स। तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल सिचुएशन है। इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड द आइडियाज। There's nothing mathematical to be solved in this topic. And basically idea ये है that you take some material, let's say मान लो हमें पार्ट तो क्या कह रहा है, स्ट्रेस। हाँ, तो दैट इज पार्ट ऑफ इट बट नॉट द एंटायर स्टोरी। जो अभी तक हमने पढ़ा है बिहेवियर जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं, वो एक बिहेवियर है। बट दैट, लाइक आई सेड, दैट्स ओनली वैलिड फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस। सो हुक्स लॉ जो है वो स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए वैलिड होता है। जब लार्ज डिफॉर्मेशन होते हैं तो फिर लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता। तो हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे कि आगे कैसा दिखता है। बट द बिगिनिंग पार्ट ऑफ इट इज ऑफ कोर्स लीनियर, एंड that's the region which we have discussed mathematically also. तो करते कैसे हैं इसको कि एक बॉडी लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू टेक अ सिलेंडर ऑफ स्टील और व्हाटएवर, जिस भी मटेरियल का तुम्हें प्लॉट करना है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। I mean, I'm explaining how it is done industrially or how it is done experimentally, right? Because this is not something which can be found by theory. There's no formula for non-linear behavior here. This is done by experiment. तो इस वाले एक्सिस पे तुम डालते हो स्ट्रेस और इधर तुम डालते हो स्ट्रेन, ठीक है? तो क्या होता है कि इनिशियली, एंड डिपेंडिंग ऑन विच मटेरियल इट इज, the first thing that happens is for some strain, for some small strain, for a region, the relationship is actually linear, right? It's a straight line with some slope, and so the stress is basically proportional to strain. If you double the strain, the stress is doubled, or to double the strain, double stress has to be applied, whatever, however you might want to look at it, right? And I'm going to draw the graph. पहले मैं एक्चुअली एक जेनरिक ग्राफ बनाता हूँ। एक्चुअली इसमें क्या है कि देखो, एक चीज ये ध्यान रखो कि इस ग्राफ वाले डिस्कशन में यू विल सी n नंबर ऑफ ग्राफ्स। आई मीन, पेपर में कैसा बना होगा, टेस्ट में कैसा बना होगा, किसी टेक्स्ट बुक में कैसा बना होगा, कहीं तुम्हारे बुकलेट में कैसा बना होगा, HC वर्मा में कैसा बना होगा, एवरीवेयर इट्स अ डिफरेंट लुकिंग ग्राफ। द आइडिया इज नॉट दैट you know the exact graph, because the exact graph is first of all known to nobody. It depends on the material, and not only does it depend on the material, for the same material with slightly different properties, it's very different graphs. So like अगर तुम इंडस्ट्रियली एप्लीकेशन में काम कर रहे हो और स्टील की स्ट्रेस टेस्टिंग करते हो, then steel is not just steel. Steel is like 95% carbon steel, high strength steel, low strength steel, steel with iron alloy, steel with this. So there is like a million types of steels, and all of those steels have different graphs, right? So saying that कि ये steel का graph है is anyway a simplification, a very large simplification. So it's not important to know the exact shape. The shape is not important. The nature has to be understood. कि एक रीजन ये है जिसमें ऐसा बिहेवियर है, फिर एक चीज ऐसा होता है, फिर रफली एक चीज ऐसा है। अभी मैं एक ही टाइप का मटेरियल का ग्राफ बना रहा हूँ, फिर मैं कंपैरेटिव ग्राफ बनाऊंगा अक्रॉस 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, सो दैट यू हैव अ कंपैरिजन अमंगस्ट मटेरियल्स, राइट? बट दिस इज जस्ट अ ग्राफ फॉर वन मटेरियल टू शो यू द मेन रीजन्स। तो पहला जो रीजन है फॉर स्मॉल स्ट्रेन, दैट इज द लीनियर रीजन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड बाय द वे, इफ यू लुक एट इट, in this region, if you find the slope in this region, what does that correspond to? Can you tell? Modulus. The modulus, right? Not necessarily y. I mean, तुम लोग y कह रहे हो, but it could be eta also, it could be b also. ये नहीं लिखा है कि कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन का कॉम्बिनेशन है। So it could be normal stress, normal strain, in which case the slope is the Young's modulus. It could be shear stress, shear strain, in which case the slope is the shear modulus. This could be bulk stress, bulk strain, in which case this could be the bulk modulus. But the point is the slope is the corresponding modulus. इसमें ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि y एक्सिस पे स्ट्रेस है, x एक्सिस पे स्ट्रेन है, इसलिए स्लोप जो है वो y by x होता है, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है।
एक बार आईआईटी के पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कि ग्राफ बना हुआ था ऐसा, लेकिन उन्होंने क्या किया था चुपके से कि स्ट्रेस को इधर लिख दिया था और स्ट्रेन को इधर लिख दिया था, और फिर 3 मटेरियल्स का ग्राफ बना के और पूछ लिया था कि किसका मॉडुलस ज्यादा है। तो अगर तुम जल्दी जल्दी में करोगे या नोटिस नहीं करोगे इस फैक्ट को कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के एक्सिस स्विच कर दिए हैं, तो तुम्हारा रिजल्ट उल्टा आ जाएगा। बिकॉज अगर स्ट्रेस इधर है और स्ट्रेन इधर है तो जितना ज्यादा स्लोप स्टीप है मॉडुलस उतना ज्यादा है, लेकिन अगर स्ट्रेस स्ट्रेन स्विच कर दिया गया तो ज्यादा शैलो स्लोप वाले चीज का मॉडुलस ज्यादा होगा। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? Yes. Correct. So bigger the slope, larger the modulus. एक तो ये बात हो गई। फिर क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद जब ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है, और हर मटेरियल के लिए अलग अलग जगह पे होता है, ये स्ट्रेन कितना होगा वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, जिसपे ये हो जाएगा इसके साथ, लेकिन इवेंचुअली हो ही जाता है। एट सम पॉइंट व्हाट हैपेंस इज दैट यू कम टू दिस रीजन where basically it looks like this. So the linearity goes and there is a non-linear type behavior, right? तो उसमें कैसे देखते हैं हम लोग कि ऐसे जाने लगता है, फिर वो काइंड ऑफ नॉन लीनियर बिहेवियर हो जाता है। अब जब तुम स्ट्रेस बढ़ाते हो थोड़ा भी तो उससे काफी स्ट्रेन बढ़ जाता है। तो ठीक है, पार्थ मॉडुलस तू पूछ रहा है, वही तो मैं बता रहा था, कोई भी मॉडुलस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन विच स्ट्रेस विच स्ट्रेन कॉम्बिनेशन इट इज, राइट? अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन कॉम्बिनेशन है तो ये यंग्स मॉडुलस है स्लोप। अगर ये शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन कॉम्बिनेशन है तो ये बल्क मॉडुलस है, शियर मॉडुलस है, व्हाटएवर, राइट? इसलिए मैंने जनरली मॉडुलस लिखा है। तो फिर क्या होता है कि इसके बाद लीनियरिटी खत्म हो जाती है और ग्राफ जो है डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, प्रोवाइडेड स्ट्रेस इधर है और स्ट्रेन इधर है। ठीक है, ध्यान रख लेना इस चीज का। और अब क्या होता है कि जैसे पहले तुम इतना से स्ट्रेस जब इंक्रीज करते थे बाय सम अमाउंट, तो उतना से कॉरेस्पॉन्डिंगली एक कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट से स्ट्रेन बढ़ता था, या तुम कह दो स्ट्रेन इतना से बढ़ाते थे तो इतना स्ट्रेस बढ़ता। लेकिन अब क्या हो गया, अब फॉर द सेम गिवन अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन स्ट्रेस यू विल हैव अ मच बिगर इंक्रीज इन स्ट्रेन, यू कैन सी दैट। सो बॉडी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, राइट? उसका जो फाइट बैक है वो खत्म हो गया है मटेरियल का, और अब वो इजीली डिफॉर्म हो जाता है। सो ये कर्व गोइंग दिस वे इज टू से दैट इट हैज बिकम नाउ इजियर टू डिफॉर्म दिस मटेरियल, बिकॉज टू move the strain from one position to the next you don't need that much of an increment of stress once you reach। तो ये जो जगह है जहाँ पे लीनियर बिहेवियर खत्म हो जाता है, सर अगर वहाँ तक बॉडी को स्ट्रेच किया तो वो वैसा ही रह जाएगा ना, वो कंप्रेस नहीं होगा। मतलब क्या चीज? सर अगर बॉडी को ये लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच किया तो वो उतना ही रह जाएगा। देखो वो बेसिकली क्या है कि ट्रू है, वो ट्रू है। जब तुम उसको डिफॉर्म कर दोगे तो वो फिर उसके बाद जो है उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। वो मैं बताता हूँ अभी चीज। सर क्योंकि बुकलेट में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन ओरिजिनल पे नहीं पहुंचेगा, ऐसा कुछ। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो पहले मेन जो लोकेशन है वो देख लेते हैं। तो जैसे ही लीनियर बिहेवियर खत्म हो जाता है, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन का एंड हो गया, और ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक कोई परफेक्टली स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं, तो ये एक तरीके हैं उसको भी फिगर आउट करने की एग्जैक्टली कहाँ से लीनियरिटी खत्म हो गई। लेकिन जहाँ खत्म हो जाती है लीनियरिटी, वो जो पॉइंट है उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, जिधर में लीनियर बिहेवियर खत्म हो जाता है, राइट? और बेसिकली इलास्टिक लिमिट है एंड ऑफ लीनियरिटी। ठीक है, तो ये यहां तक जो रीजन है तुम्हारे पास, ये वाला, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज द इलास्टिक जोन और द इलास्टिक रीजन। और इसी रीजन में हुक्स लॉ वैलिड होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हुक्स लॉ तो यही कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो हम जो अभी तक पढ़ रहे थे पूरा चैप्टर, वो अभी इसी रीजन के बारे में था, क्योंकि हम हमेशा ये कह रहे थे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है। चाहे हमने जो सा भी मॉडुलस पढ़ा हो, चाहे यंग्स था, चाहे शियर था, चाहे बल्क था, हम मैथमेटिकली इक्वेशन लिख पा रहे थे कि उन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट नंबर है जो प्रॉपर्टी है।
तो एसेंशियली हम अभी तक जो है जितना भी डिस्कशन कर रहे थे वो यही रीजन के बारे में हो रहा है। इस रीजन में क्या होता है कि बॉडी recovers fully if deforming stress is removed. तो मतलब इस रीजन में वो प्रॉपरली आइडियल है, जैसे स्प्रिंग होता है आइडियलाइज स्प्रिंग कि भाई F इक्वल्स टू KX है, जैसे ही F 0 कर दोगे तो X भी 0 हो जाएगा। तो वो जो बिहेवियर है वो मटेरियल्स शो करते हैं इस वाले रीजन के अंदर कि अगर तुम पहले उसमें स्ट्रेस लगा दोगे तो तुम उसको डिफॉर्म कर दोगे, लेकिन अगर स्ट्रेस 0 कर दोगे तो वो वापस नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात है इसकी सबसे पहली। अब दूसरी चीज क्या है कि अच्छा इसमें भी एक चीज है, उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब नॉन लीनियर रीजन चालू हो गया। इस पॉइंट क्रॉस होने के बाद, इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद जो बिहेवियर है वो रीजन में क्या है कि अब अगर तुम डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा भी दोगे, once this limit has been crossed, the body has been deformed to such an extent, then even after that if you remove the stress, bring it back to 0, the body will not come back to 0 strain. Some amount of strain will be now locked, it is permanently deformed. ठीक है, ये समझ में आ गया? मैं भी इसको भी लिख दूंगा यहाँ पर, बट ये हो जाता है उसके साथ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली ये कर्वेचर आते आते अब अलग अलग मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, इसका कोई डेफिनेटिव वो नहीं है, लेकिन मैं एक टाइप का बना रहा हूँ कि वो ऐसे आता है और किंग सा हो जाता है उधर। ये मैं मेटल्स के लिए बना रहा हूँ, मान लो एक टाइप का स्टील के लिए बना रहा हूँ ये ग्राफ, और फिर जो है वो आगे ऐसे जाता है और फिर ऐसे जाके कहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, अगेन डोंट गेट इनटू टू मच डिटेल अबाउट व्हाई इज दिस किंग हियर, व्हाई इज दिस गोइंग अप एंड डाउन एंड सो ऑन। मटेरियल्स के लिए ये वाला पार्ट बहुत वाइडली वेरी करता है, इवन एक टाइप के मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट सब टाइप्स के लिए भी ये बहुत वाइडली वेरी करता है। तो हम जनरल आइडियाज समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो दूसरी जगह आती है इस चीज को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। मटेरियल यील्ड कर जाता है, बेसिकली उसका पूरा गिव अप हो जाता है। अब तुम अगर फोर्स लगा रहे हो उसके बाद वो कुछ भी करेगा, मतलब अब उसके बाद तुम देख रहे हो कि तुम स्ट्रेन बढ़ा रहे हो और डिफॉर्मेशन पागल की तरह बढ़े जा रहा है, कि थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ाया तो सीधे डिफॉर्म होते होते खुद ही इट्स लाइक देन इट हैज रीच इनटू अ रीजन वेयर इट इज लाइक अ सॉफ्ट प्लास्टिक। यील्ड के बाद उसका फाइट बैक खत्म हो जाता है, यील्ड तक फाइट बैक होता है। ठीक है, अगर तुम इलास्टिक लिमिट से यील्ड के बीच में भी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तो रिकवर करेगा, लेकिन पूरा रिकवर नहीं करेगा, मगर रिकवरी होती है उसकी टू अ लार्ज एक्सटेंट। यहाँ तो पूरी रिकवरी हो जाती है, इस रीजन में पूरी रिकवरी नहीं होती, लेकिन देयर इज रिकवरी। इसके बाद वो फिर रिकवरी का एसेंस ही खत्म हो जाता है, उसका इलास्टिसिटी एक तरीके से खत्म हो जाती है। वो बेसिकली इज लाइक अ फ्लो, आई मीन आई डोंट मीन टू से लाइक फ्लोइंग लाइक अ लिक्विड, बट इट इज काइंड ऑफ लाइक अ सॉफ्ट। जैसे तुम अगर देखोगे कभी इफ यू वॉच वीडियोस ऑफ स्टील cables being tested, so they will put a steel cable and then they will apply some tensile forces on either side and then slowly you'll find कि एक पॉइंट पे वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा, पतला भी हो जाएगा, बीच में सॉफ्ट हो जाएगा, कि अगर उस टाइम पे तुम उसको वहां से निकाल लिए होते तो यू कुड इजीली मैनिपुलेट इट बाय हैंड एंड इट वुड स्टे पुट इन दैट शेप। क्ले जैसा हो गया, बट ऑफ कोर्स रिजिड क्ले जैसा, राइट? यू कैन टर्न इट लाइक दिस, इट विल स्टे लाइक दैट, यू कैन टर्न इट लाइक दिस। सो दैट इज व्हाट हैपेंस हियर, फाइट बैक खत्म है। ठीक है, यहाँ इलास्टिक लिमिट के बाद से जो पूरा रीजन है, once the elastic region is crossed, then the rest of the entire graph, there are two zones basically. इस लाइन तक इलास्टिक जोन है और इस लाइन के बाद जो पूरा बिहेवियर है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक जोन। ठीक है, ये पूरा जो बिहेवियर है बचा हुआ, तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज है रीजन में। ये जो है दिस इज कॉल्ड दी प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक जोन से मतलब नहीं कि वो प्लास्टिक, आई मीन प्लास्टिक वर्ड जो है वो एक्चुअली एक तो रेफर करता है टू द मटेरियल व्हिच वी ऑल नो प्लास्टिक, राइट, ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड लाइक दिस, but plastic is a behavior after which that material is named. Plastic is not the material, plastic is the kind of thing that that thing did, and so the name has stuck to it कि भाई उसको प्लास्टिक ही बोलते हैं अब। but plastic is a kind of behavior of materials. And what is plastic behavior is that the material is like easily deformable, soft, and once you bend it, it stays in that shape.
जैसा प्लास्टिक का तुम लोग वो टू सम एक्सटेंट इट इज लाइक दैट, वो जो हम पेन को करते रहते हैं ना, कभी उसका कैप को करते रहते हैं फिर वो उधर में वाइट हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, मतलब वंस यू डू इट अ फ्यू टाइम्स देन यू गेट दिस सॉफ्ट रीजन विच इज वाइट ऑल्सो। वाइट मतलब कि अगर ब्लू है तो उसका इंक सॉरी उसका जो कलर है वो फेड हो जाता है उधर से और फिर वो सॉफ्ट हो जाता है। या वो जो चेयर्स होता है तुमने देखा होगा, वो जो कॉमन प्लास्टिक चेयर होता है ना, वो नील कमल वाला रेड कलर का विच इज इन ऑल दोज आउटडोर प्लेसेस, अगर उस पर भी तुम बैठ के वो करते रहोगे ना, वो आगे पीछे कभी उसका फिर लेग का गिव अप हो जाता है, तो वो जो बेंड होता है जिस जगह से उधर में वाइट उसको हो जाता है एकदम से, और फिर उसके बाद वो एकदम पल्पी हो जाता है ऐसे करके हाथ से ऐसे, अगर ज्यादा बार करोगे तो फिर वहां से टूट के निकल जाएगा। तो वो जो हो गया है उधर में वो है कैरेक्टरिस्टिकली प्लास्टिक बिहेवियर। एंड इट्स नॉट दैट ओनली प्लास्टिक्स शो दैट बिहेवियर, every material eventually once if you do this to a steel wire enough number of times उस जगह से वो वैसा ही हो जाएगा। it's like a very viscous liquid, ठीक है, that is called plastic behavior। and what happens in the plastic zone is that elasticity is lost, right, यानी कि ability to recover shape is lost। सर स्प्रिंग से भी एक एक्सटेंड के बाद ये होता है ना, क्या चीज? स्प्रिंग्स में भी ये होता है ना एक एक्सटेंड के हाँ बाद? हाँ बिल्कुल, सब में होता है, सब मटेरियल्स में होता है। स्प्रिंग क्योंकि स्टील का बना है तो स्टील का ये प्रॉपर्टी है सब मटेरियल का, ठीक है। तो दो रीजन है, एक तो मेन पॉइंट ये है कि दो रीजन है, स्ट्रेट लाइन तक इलास्टिक रीजन है और स्ट्रेट लाइन खत्म होने के बाद पूरा रीजन पूरा का पूरा, मतलब उसमें बीच में चाहे ये आए वो आए, बट ओवरऑल टोटल दो ही रीजन है, दो ही जोन है। जहां तक स्ट्रेट लाइन है वहां तक इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक जोन है, और उसके बाद बाकी जहां तक भी ग्राफ जाता है, अलग अलग मटेरियल्स के ग्राफ अलग अलग जाते हैं, कुछ मटेरियल्स के ग्राफ यहीं खत्म हो जाएंगे, कुछ यहाँ खत्म होंगे, कुछ बाकी रिमाइंडर ऑफ द एंटायर बिहेवियर इज बेसिकली प्लास्टिक जोन, ठीक है। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, राइट। और उसके बाद जो अब यहाँ पे जो चल रहा है ना वो वही चीज है, प्लास्टिसिटी है, क्योंकि इन द सेंस कि तुम देखोगे कि तुम यहाँ पे जब तुम स्ट्रेस इतना बढ़ाते थे तो स्ट्रेन इतना बढ़ता था, विच इज अ स्लोप। अगर स्लोप से ही कैरेक्टराइज कर रहे हो तो यहाँ तो कुछ भी स्लोप नहीं है, इनफैक्ट एक जगह पे तो जीरो स्लोप है लिटरली। अब ये सब ग्राफ में नहीं होता है, ये मैं स्टील का कैरेक्टरिस्टिक, तो स्टील में जीरो स्लोप है। इफ यू लुक एट दिस पॉइंट द स्लोप इज एग्जैक्टली जीरो, विच इज टू से द मॉडुलस इज बेसिकली जीरो in a sense। if the modulus is still defined till here, वैसा नहीं है, but roughly speaking then the modulus is basically zero, it has zero elasticity at this point, right। तो इस पूरे रीजन में ही सारा इलास्टिसिटी खत्म हो चुका है, कोई फाइट बैक नहीं बचा है। अब इसमें जो आगे मैं मार्क कर रहा हूँ वो चीजें में से ये वाला पॉइंट तुम्हें पता होना कोई जरूरी नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इवन द यील्ड पॉइंट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, सो मैं ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ तुम्हारे सिलेबस के पॉइंट से, तुम्हें बस तुम्हारा जो रेजोल्यूशन है इसको समझने का वो काफी क्रूड होना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ स्ट्रेट लाइन रीजन एंड देन देयर इज द एंड ऑफ इट व्हिच इज द इलास्टिक लिमिट, एंड आफ्टर दैट देयर इज सम काइंड ऑफ बिहेवियर व्हिच इज नॉन लीनियर एंड वेवी, एंड दैट इज प्लास्टिक बिहेवियर। एंड द ओनली थिंग यू नीड टू नो इज कि भाई इलास्टिक लिमिट होती है, प्लास्टिक बिहेवियर होता है, और एंड होता है व्हिच इज वेयर इट फ्रैक्चर्स, राइट। एंड ऑफ द ग्राफ का मतलब है कि मटेरियल अब टूट चुका है। अब कैसे टूटेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का मटेरियल है। जो मटेरियल्स ब्रिटल होते हैं वो एकदम से टूटते हैं इनटू पीसेस, जो मटेरियल डक्टाइल होते हैं वो पतले 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 होते जाते हैं, उनके तार बन जाता है टिल इवेंचुअली द कांटेक्ट इज लॉस्ट एंड नथिंग ब्रेक्स। सो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, बट द एंड ऑफ द ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंट्स दैट द मटेरियल हैज फ्रैक्चर्ड, ठीक है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। उससे ज्यादा जाने के बाद तो टूटने लगेगा? नहीं, टूटने तो नहीं लगेगा, अभी टूटने में भी टाइम है, लेकिन इससे ज्यादा तुम स्ट्रेस इसको नहीं ले, ये दे नहीं सकता है। तो देख रहे हो वाई कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम है ये, मैक्स इट कैन हैंडल सर। हाँ, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस इसमें आ ही नहीं सकता है, जनरेट नहीं किया जा सकता। अगर तुम इससे ज्यादा तुम यहाँ तक पहुंच गए, इसको डिफॉर्म करते 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 तुम यहाँ पहुंच गए, इतना डिफॉर्मेशन तुमने ले लिया इसको, तो इतना स्ट्रेस आ गया। अब इससे ज्यादा स्ट्रेस इसमें प्रोड्यूस हो नहीं सकता है। अब ये उस रीजन में चला गया कि स्ट्रेन और बढ़ाने से यानी और डिफॉर्म करने से तुम स्ट्रेस और नहीं बढ़ा पाओगे। अभी तक तो फिर भी भले ही स्ट्रेट लाइन नहीं था लेकिन इंक्रीजिंग ग्राफ था अभी भी, राइट। यहाँ तो स्ट्रेट था, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग था कि स्ट्रेन बढ़ाने से स्ट्रेस बढ़ता था, लेकिन इस पॉइंट पे आके अब स्ट्रेस और नहीं बढ़ सकता, ये लेता ही नहीं और स्ट्रेस, ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें और स्ट्रेन बढ़ाओगे तो स्ट्रेस कम ही होगा, क्योंकि अब इसमें अंदर से चीजें टूटना शुरू हो गए हैं। बेसिकली क्या है कि पूरा ऐसे खिंचते 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 एकदम मैक्स पे आ गया है, क्योंकि मटेरियल तो बल्क में हम बोलते हैं, लेकिन माइक्रो स्केल पे तो इट्स अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। मान लो जब तुम्हारा स्टील का केबल है और वो टूटने भी वाला है और इतना पतला हो गया है, तो जहां वो बिल्कुल पतला भी हो गया है वहां पे भी माइक्रोस्कोपिक स्केल पे ट्रिलियंस ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं अभी भी, है ना, वो भी एक बड़ा सही चीज है। तो अब खींचते खींचते तुम वहां तक उसका मैक्स लिमिट पे आ गए हो,
अब तुम और भी डिफॉर्म करोगे तो अब ये ऐसे ऐसे करके टूटने लगेंगे, ऐसे खट खट यहाँ से टूटेगा, खट यहाँ से टूटेगा। तो अब वो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रप्चरिंग हैज बिगन एंड इट इज नो लॉन्गर एबल टू टेक एनी मोर स्ट्रेस, राइट। तो उसके बाद जो है फिर ग्राफ नीचे आ जाता है थोड़ा सा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ग्राफ ऊपर जाके नीचे आ रहा है, कुछों का सिर्फ ऊपर ही जाता रहता है, कुछों का मतलब अल्टीमेटली ये है कि प्लास्टिक रीजन है और फिर लास्ट में वो फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो है मैक्स स्ट्रेस मटेरियल कैन टेक और जनरेट, एक ही बात है। और फ्रैक्चर है बेसिकली ब्रेक्स, ठीक है। यील्ड पॉइंट जो है बेसिकली था कि यहाँ पे फिर भी जो है काइंड ऑफ फाइट बैक था, लेकिन इसके बाद जो है और ये जनरली बहुत पास होते हैं, तो एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है बीच में जो गैप है। बहुत सारा मटेरियल्स में तुम देखोगे कि इट्स लाइक लिटरली द सेम प्लेस, कुछ में थोड़ा दूर होगा, कुछ में पास होगा, वो वेरी करता रहता है। बेसिकली यील्ड पॉइंट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। जो इंपॉर्टेंट है, जो पता होने चाहिए तुमको, वो मैं बता देता हूँ, वो मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। तो ओनली यू नीड टू नो स्ट्रिक्टली ओनली द स्टार प्लेसेस, कि कौन कौन सी चीजें हैं ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ये हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? बाकी यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये सब उतना रेलेवेंट है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि तुम्हें इस टाइप से कंपैरेटिव ग्राफ भी दिया जा सकता है कि भाई स्ट्रेस स्ट्रेन है और तुम्हें मान लो सिर्फ इलास्टिक रीजन के ही 3 ग्राफ बना दिए, ए बी सी, राइट। आगे का नहीं बनाया, केवल उसका इलास्टिक रीजन का ग्राफ बनाया, बोला है ए बी सी, और मान लो ये नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन है। तो तुम्हें ऑर्डर करना है भाई कि किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, किसका यंग्स मॉडुलस कम है। करेक्ट, A is the greatest, then B, then C. I hope इसमें किसी को कोई इशू नहीं होगा क्योंकि स्लोप मॉडुलस है। बस द ओनली थिंग टू चेक इज कि स्ट्रेस और स्ट्रेन करेक्ट जगह पर है। स्ट्रेस y एक्सिस पे होना चाहिए, स्ट्रेन x एक्सिस पे होना चाहिए, तो स्लोप जो है y by x होगा, तो इसलिए मॉडुलस होगा, अदरवाइज इनवर्स ऑफ मॉडुलस हो जाएगा। तो इसमें भी कोई बात नहीं है। तीसरा जो कंपैरेटिव ग्राफ है वो बेसिकली कंपेयर करेगा आफ्टर द इलास्टिक लिमिट हैज बीन रीच्ड। हाँ ठीक है, आफ्टर द इलास्टिक लिमिट हैज बीन रीच्ड, देन उसके बाद का बिहेवियर कंपैरेटिवली 3 चीजों के बीच में कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये तो है ही कि भाई किसका मॉडुलस ज्यादा है, किसका नहीं। अब आगे 3 तरीके से क्या हो सकता है। सर सिर्फ 1 मिनट। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है। तो कभी जो है ये रीजन जो होता है जैसे मेटल है, अब मेटल की अगर हम बात कर रहे हैं अलग से, तो चलो मैं तीनों पहले बना देता हूँ एक ही उसमें, और फिर हम उसको ये कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कि मान लो कि let's say I have stress on the y-axis, strain on the x-axis, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 अलग अलग मटेरियल्स, 3 डिस्टिंक्टली डिफरेंट मटेरियल टाइप्स का प्लॉट बना रहा हूँ यहाँ पर। एक तो मोर और लेस वही है जो हमने भी डिस्कस किया, ठीक है। हो सकता है वो ज्यादा नीचे नहीं जाता हो, डजंट मैटर, इतना कोई रेलेवेंट नहीं है। दूसरा टाइप का है ऐसे, और तीसरा टाइप का है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ लास्ट में नीचे सब जगह आता है एकदम से, इसमें भी काइंड ऑफ थोड़ा नीचे आता है, किंग सा होता है एकदम में। वो इसलिए होता है क्योंकि पहले जो है एकदम से वो जब उसका गिव अप होता है तो बहुत सारा जगह से स्ट्रेस थोड़ा रिलीव हो जाता है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ बहुत स्ट्रेस में था एकदम से, फिर जब उसका इलास्टिसिटी जाता है तो अचानक से सब जगह रिलैक्स सा हो जाता है थोड़ा, तो अचानक से देयर इज ऑलवेज अ लाइट किंग वेयर द स्ट्रेस सडनली फॉल्स एंड देन यू हैव अगेन, राइट। क्यों हो रही हैं ये चीजें, वो डिस्कशन भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन इटसेल्फ। Why is the material losing elasticity? Like, why is this happening eventually? Why should it not continue linear behavior throughout its lifetime, right? It should, I mean, you could say कि भाई पूरे टाइम वैसे ही रहता और फिर टूट जाता या कुछ। Why is it that this kind of thing happens? Why is it that there is a plastic behavior? All of these things
नहीं अनुराग, yield point is not the fracture point. Fracture point is the end of it. Fracture is where it breaks. Yield point तो बहुत शुरू में है और वो बेसिकली जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो जो रीजन है कि क्यों हो रहा है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. दैट इज इफ यू स्टडी मोर मटेरियल साइंस लेटर, और इवन इफ यू डोंट स्टडी मटेरियल साइंस इन डिटेल, इफ यू स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, यू विल गेट टू डिस्कस दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन मच मोर डिटेल. So even in rubber band it will happen ना कि like जब तक स्ट्रेच करोगे होगा फिर सीधा टूट ही जाएगा. हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ. अब तुम देखो, कुछ टाइप के मटेरियल ये टाइप के मटेरियल होते हैं जिनका बहुत मॉडुलस है, देख रहे हो स्टीप स्लोप है तो बहुत हार्ड या स्टिफ मटेरियल है, लेकिन फिर जब उसकी इलास्टिसिटी जाती है तो उसके बाद भी वो एकदम से नहीं टूटता है. देयर इज अ लॉट ऑफ बिहेवियर, यू कैन डिफॉर्म इट इन अ लॉट ऑफ वेज एंड इट विल स्टे इन दैट मैनर. सो देन व्हाट काइंड ऑफ अ मटेरियल कुड इट बी? Steel. It is basically some kind of a metal. Essentially this behavior, ये जो behavior है जिसको यहाँ की लैंग्वेज में ज़्यादा प्रिसाइज मटेरियल साइंस लैंग्वेज में प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं, उसको कॉमन एवरीडे लैंग्वेज में डक्टिलिटी या मैलेबिलिटी कहते हैं. कि भाई जो है उसका फाइट बैक खत्म हो चुका है, तो अब जो है मैं अपने हाथ से भी उसको शेप कर सकता हूँ. ये जो रीजन है यहाँ पे, तुम उसको या तो इतना सॉफ्ट हो चुका है या जो भी हो चुका है कि अब उसको इजीली जो है तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो और वो जैसा शेप में डाल रहे हो वैसा रहेगा. राइट? तो बेसिकली लॉन्ग होना, इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद भी लंबा ग्राफ होना जो है, इज बेसिकली अ साइन ऑफ डक्टिलिटी. डक्टिलिटी कहते हैं जनरली. मैलिएबिलिटी तो तब होता है जब शीट होता है और उसको फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली ग्राफ्स बनाए जाते हैं फॉर थिन स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड देन दे आर लोडेड अंडर टेंशन, एंड सो वी कॉल इट डक्टिलिटी ओवर हियर, बट यू कुड वेरी वेल कॉल इट मैलिएबिलिटी. द थिंग इज the graph goes on for a while. It's not like elastic limit exceed हुआ और चीज टूट गया. ये टूटेगा नहीं, ये एक्चुअली कांटेक्ट में ही रहेगा, लेकिन अब ये उधर से फाइट बैक खत्म हो गया है. कि तुम अगर बहुत स्टिफ रॉड भी ले लोगे स्टील का, तो हाथ से नहीं, जो तुम्हारा स्टील का स्केल होता है ना, उसको भी अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो पहले तो बहुत उसका फ्लेक्स होता है, लेकिन वापस आ जाता है वो उसका इलास्टिक बिहेवियर जिसमें हम खेलते हैं वो ऐसा डंग डंग करके. लेकिन अगर तुम उसको एज पे रख के और पूरा ही बेंड मार दोगे उधर से, तो अब वो परमानेंटली उधर डिफॉर्म हो जाएगा, और जिधर डिफॉर्म हो उधर फिर सॉफ्ट भी हो गया होगा. अब तुम उसको उसके बाद उसको बेंड करना, पहला बार के बाद दूसरा बार में उधर चेंज करना इज रियली इजी. ठीक है, तो वो ये बिहेवियर है. ये दूसरा टाइप का जो चीज है, ये कौन सा चीज है? ये ऐसा चीज है जो कि रीजनेबली स्टिफ है, क्योंकि इसका भी स्लोप काफी स्टीप है, लेकिन इसका जो है इलास्टिसिटी मतलब खत्म होते ही कि तुम कर रहे हो एंड दैट्स इट. राइट? So this is a kind of, maybe this is glass. This behavior is basically called brittleness. The fracture point and the elastic point, elastic limit are pretty much the same place. ग्लास का शीट को लेके फ्लेक्स करोगे, वो भी फ्लेक्स करेगा. हो सकता है तुमको दिखे नहीं क्योंकि ग्लास कम फ्लेक्स करेगा, लेकिन ग्लास भी फ्लेक्स करता है, फ्लेक्स करेगा वो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बेंड हो जाएगा और वैसा रह जाएगा. वो नहीं हो सकता है, वो फिर शटर कर जाएगा वहां से, खत्म है. बट ग्लास को हीट करने में तो आराम से बेंड करता है. नहीं, वो अलग बात है. हीटेड ग्लास का फिर ग्राफ अलग बनेगा. हीटेड ग्लास देन क्रॉसेस ओवर इनटू अ डिफरेंट मटेरियल टाइप. It's not like glass is glass. It's like कि glass at a certain temperature is a kind of material, glass at a certain other temperature is a different kind of material. Right? वो सबके साथ ट्रू है. हर चीज जो है अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग उसका ग्राफ बनता है. ठीक है? Yes. और लास्ट वाला जो है, जिसका बहुत दूर है इलास्टिक लिमिट, तुम देखोगे कि इन दोनों का इलास्टिक लिमिट एक्चुअली छोटे स्ट्रेन पर ही आ जाता है. दोनों को ही ज्यादा करेंगे बेंड तो ग्लास तो शैटर हो जाएगा और स्टील जो है बेंड हो जाएगा और फिर मैलेबल हो जाएगा. लेकिन ये कौन सा चीज है जिसको तुम यहां तक स्ट्रेन कर सकते हो और वहां से भी रिकवरी पॉसिबल? This is basically anything of the rubber family. Rubber से I don't mean natural rubber necessarily, any polymer which has the kind of properties that rubber has. अब तो बहुत सारे synthetic polymer होते हैं. So a lot of polymers fall into this category, where they are very deformable and but they will recover. प्लास्टिक स्केल प्रेरित जो है, जो हमारा प्लास्टिक होता है, जो बेसिक प्लास्टिक स्केल होता है, is more of this territory. That plastic is hardened so as to make it usable to draw lines and all, but उसका hardness जो है वो फिर उसका cause of brittleness भी बनता है. ठीक है? जो चीजें hard हो जाते हैं वो काफी brittle भी हो जाते हैं. ये एक अलग इंटरप्ले है प्रॉपर्टीज का, कि कुछ चीजों को जब बहुत हार्ड कर देते हैं तो हार्ड भी हो जाते हैं वो, लेकिन ब्रिटल भी हो जाते हैं. जैसे डायमंड बहुत हार्ड है लेकिन डायमंड ब्रिटल है, डायमंड डक्टाइल नहीं है. प्रणव, रबर टाइप मटेरियल्स जो है बहुत सारे हो सकते हैं. रबर के ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं. वल्कनाइज रबर, नॉन वल्कनाइज रबर, नेचुरल रबर, इलास्टेन,
पॉलीथीन इज ऑल्सो इन दिस कैटेगरी टू एन एक्सटेंट, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पॉलीथीन बोलते हैं, बट बेसिकली जो पॉलीइथिलीन का एक पॉलीमर होता है. PVC is also to an extent in this category. हाँ, right, exactly. वही मैं कह रहा हूँ कि it's not brittle, but it's not. अच्छा, okay, you are asking for bulletproof glass. Arya, bulletproof glass is actually not one material, so it's not possible to represent. It's glass, but there is a lot of layers of polymer in between. It's like जो हमारा windscreen होता है कार का, उसमें उन्होंने क्या किया होता है कि ग्लास को फॉर्म किया होता है, लेकिन अंदर एक प्लास्टिक का लेयर होता है, सी थ्रू प्लास्टिक होता है. उसके कारण क्या होता है कि जब वो शैटर करता है तो वो पीसेस उसको छोड़ के हमारे ऊपर नहीं आते हैं, उधर ही शैटर करके रहते हैं. बुलेट प्रूफ ग्लास इज सिंपली अ विंड स्क्रीन बट विद लाइक 5-6 layers of plastic instead of one layer. So it's not one material. The ability of it to shatter is due to glass, but the ability to still stay there is due to the plastic which is inside of it. So it's like glass है, फिर एक ट्रांसपेरेंट जेली ऐसा होता है, फिर वापस ग्लास होता है. हाँ, जेली नहीं है वो प्लास्टिक ही है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है काफी. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, बट इट्स अ सी थ्रू काइंड ऑफ प्लास्टिक. And there is layer, it's like glass and then layer of plastic and then glass and then layer. So it's a sandwich of multiple layers, and they both have different properties. So you are getting the best of both worlds. For a given graph, we can either comment about ductility or malleability, not both. Plus, depending on the stress, we can say it's ductility and malleability, normal or shear. No, even malleability has to do partially with normal stress also. So it's not like malleability is completely exclusive of normal stress. Malleability has to do with the fact that you beat it with a hammer and you can make a thinner and thinner sheet and it will not break there. So that has to do with normal stress. It's not necessarily shear. It's not, the distinction is not between shear and normal stress over here. It's just that ductility is the word. These are not very specific words. They're not very scientific words. So it's not like they describe some exclusive property. Ductility has to do with the fact that you can pull it into wires. Malleability has to do with the fact that you can beat it into a sheet. And both of them kind of have to do with normal stress only. अच्छा, तो ये जो बुलेट प्रूफ ग्लास वाला एग्जांपल है, ये पूछा आर्या ने, is a good question because I mean the discussion over here is quite theoretical. We are talking of a singular kind of material, and even then what I'm not specifying is that this is not just rubber, it is a kind of rubber. Rubber is like n number of things, and so it's a kind of rubber. You have to specify the complete composition. भाई इसमें कितना रबर है, कितना सल्फर है, कितना पोटेशियम है, कितना ये है, and कौन से टेम्परेचर पर है, कितने प्रेशर पर है. Materials are very susceptible to the conditions around them, and their properties change dramatically based on temperature and pressure, and also change dramatically based on composition. And we have exploited that a lot by taking rubber and then vulcanizing it to make tires, which makes it very strong. Sulfur से इसको sort of sulfur इसमें introduce करके थोड़ा glass की properties काफी change करी जा सकती हैं by introducing a little of this, a little of that. So these are broadly speaking the kind of things that we know. Like glass, जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें दिमाग में आएगा वो जो शीशे का ग्लास है जो टूट जाता है, शैटर कर जाता है, that is what I mean. अब जरूरी नहीं है सब ग्लास वैसे टूटते हो, जरूरी नहीं सब ग्लास उतने ब्रिटल होते हो. Similarly, metal when I say I'm meaning like copper wire जो इलेक्ट्रिसिटी के हम सबने देखे होते हैं उस टाइप से. रबर मैं कह रहा हूँ तो रबर बैंड में मीन कर रहा हूँ, but rubber is also n number of things. So this is rubber because of the fact that it has a high elastic limit. You can deform it a lot, by which I mean to say proportional to its length. I mean अगर 1 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का रबर को तुम इजीली 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन 10 सेंटीमीटर लंबा स्टील को तुम 2 सेंटीमीटर नहीं स्ट्रेच कर पाओगे, वो ऑटोमेटिकली वो उसमें चला जाएगा, प्लास्टिक में चला जाएगा. ग्लास को भी नहीं कर पाओगे, टुकड़े हो जाएंगे उसके. लेकिन रबर अपनी लेंथ के प्रोपोर्शन में डिसेंट परसेंटेज डिफॉर्म किया जा सकता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ हाई इलास्टिक लिमिट. दिस इज वेरी मच टू द राइट. द लीनियर बिहेवियर गोज ऑन. इट्स नॉट वेरी स्टिफ, which is why the slope is not large. It is a softer material compared to these two, but it can take deformations to a much larger extent than either of these things can. So in that sense, it is different from those two. Okay. And of course, materials are mix of things. जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास का एग्जांपल है, जैसे मुझे दिमाग में आया अभी एक एग्जांपल, कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था on YouTube, some show about materials or whatever, and so they were talking about concrete. And concrete is such a brilliant thing because एक तो सारा दुनिया अब concrete से बनता है. We are able to design insanely large buildings and stable structures using concrete. And the idea behind that is, the genius in concrete is that by itself cement, I mean not concrete, sorry, not just concrete, reinforced concrete, RCC जिसको बोलते हैं. Concrete जो है, which is just a mix of cement and sand and some stone, छोटा rock, gravel, is quite strong.
but it is strong under compression. It is intensely strong under compression. You can make a column of concrete, basic concrete, and put any kind of load on it, and it will just take it. And if you make the cross section bigger, it will take it in the square of that proportion, right? Stress. But it is exceptionally weak under tension. I mean, if you take concrete का block ऐसे करके तुम रख दोगे और दो blocks पे और उस पे चढ़ जाओगे तो बीच में से ऐसे rupture हो जाएगा खट से. So it will take compression massively, but if tensile forces are introduced, it will break immediately. Right? तो tension लेने की जगह पे उसको नहीं लगा सकते. लेकिन और उससे क्या प्रॉब्लम है कि जब तुम बिल्डिंग बना रहे हो, स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, तो ठीक है कॉलम तुम लगा लो कंक्रीट का, लेकिन बीम नहीं लगा सकते हो कंक्रीट का, हॉरिजॉन्टल बीम, क्योंकि वो बीच में से टूटने वाला है. तो फिर उसके अंदर अगर एक स्टील रॉड डाल दिया जाए, हर बीम के अंदर एक स्टील का रॉड डाल दिया जाए, तो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग ओवर देयर इज गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. स्टील इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग अंडर टेंशन बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग अंडर कंप्रेशन. लाइक स्टील पे तुम सपोर्ट करोगे कोई चीज, पूरा रिग जैसे होता है सपोर्ट, ठीक है वो करते हैं, वो मेटल पे मजबूरी होता है, कंक्रीट पे भी करते हैं, लेकिन स्टील पे सपोर्ट करोगे बहुत ऊंचा बिल्डिंग, तो स्टील जो है या तो काफी डिफॉर्म हो जाएगा या बकल भी कर जाएगा. Sir, but I-beam is one of the strongest, right? हाँ, I-beam is a beam of steel. That's a structural design. I mean, you can compare against the same kind of thing, right? I-beam is strong because of the typical cross-sectional shape. They are exploiting the shape. That is when you can't use any other material, you have to use metal. Then what is the best cross-section in that category? If you are, then what is the best cross-section to use? Then the I-beam is the best cross-section to use. But across materials, if you are allowed to use anything, then basically what I'm saying is कि with reinforced concrete, you are getting the best of both worlds. The tension in the steel, which will take all the tension and not pass it to the concrete, because concrete को tension आए तो उसमें crack आ जाएंगे, तो अंदर steel extend होके सारा tension ले लेगा, और जब compression आएगा तो concrete उसको ले लेगा और steel पे आने नहीं देगा. इस कारण से जो reinforced concrete है वो जो है basically is strong both under compression and under tension, right? And eventually that is the basis of all kinds of buildings. And I mean, modern society is built on reinforced concrete, right? तो ये broad discussion है. स्प्रिंग का कौन सा ग्राफ होगा? इसका स्प्रिंग कोई मटेरियल नहीं है. स्प्रिंग इज a wire made of steel then turned into a thing. So spring की elasticity is generated not only from the elasticity of steel but from the characteristic shape in which the adjacent coils can move relative to each other. Okay. Right? So steel is not spring is not a material. It's basically a structure. Sir, क्या चीज? metals को heat करके वो लोग shapes में turn करते हैं, but फिर then it again becomes hard. तो उसमें भी it should not permanently like deform and become loose. नहीं, तो वो उसका वो चला जाता है, इलास्टिसिटी चला जाता है, लेकिन वो फिर हार्ड उस शेप में रह जाता है ना, वो सेट हो जाता है उस शेप में. ओके. सो वो दैट इज यूज्ड टू बेसिकली, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं. वही डॉक्यूमेंट्री में मैं देख रहा था, तुम लोग देखना, उसको गूगल करना या यूट्यूब पे देखना उसका वीडियोस. एक अमेजिंग अनबिलीवेबल ऑब्जेक्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड रूपर्ट्स ड्रॉप, व्हिच इज बेसिकली अ ग्लास. आई मीन ग्लास को जब वो ब्लो कर रहे होते हैं तो एंड ऑफ द ट्यूब से जब ग्लास का मेल्ट होके ग्लास ऐसे बना होता है ड्रॉप जैसा, हॉट रेड हॉट, उसी वक्त उसको अगर चिल्ड पानी में गिरा देते हैं तो अंदर वो एकदम से उसका बाहर का कोर जो है, बाहर का जो सरफेस है वो एकदम से ठंडा हो जाता है और हार्डन हो जाता है, लेकिन अंदर जो है वो सॉर्ट ऑफ मॉल्टन रहता है फिर भी. और उससे क्या होता है कि बाहर का जो पूरा कोर है, जो सरफेस जो है पूरा, उसको वो पुल इन कर लेता है. जैसे जैसे अंदर का पार्ट कूल होके हार्डन होने लगता है तो वो बाहर के पूरे सरफेस को पुल करके टेंशन में ले आता है. So the whole thing is under intense tension from the inside. Then cooled it यहाँ से टूट जाता है, तो इस टाइप का उसका शेप बन जाता है ऐसे करके. और ये चीज इतना हार्ड होता है कि इसको हैमर मारते हैं तो ये टूटता नहीं. Like it's a glass thing, but if you hammer it, it will not break. It is incredible to see. But if you release that internal tension, then the whole thing will shatter. And you can do that. ये जो इसका fine tail बन गया है जो ड्रॉप होते में गिरा था, अगर तुम इसको स्निप कर दोगे सीजर से, क्योंकि इतना फाइन है वो स्निप हो जाता है, तो उससे क्या होगा, पूरा उसका टेंशन खुल जाएगा, क्योंकि सब चीजें अंडर टाइम, तो पूरा ये वहां से लेकर वहां तक वेव जाएगा जो इसको शैटर करता हुआ जाएगा. ऐसे करके एक वेव जाता हुआ दिखेगा तुम्हें, ऐसे जिप करके जाएगा और पूरा चीज इनटू मिलियंस पीसेस ऑफ ग्लास में शैटर कर जाएगा. सो ऐसी भी चीजें हैं, और हीटिंग और कूलिंग से ये सब इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं. मटेरियल कैसे हार्डन होगा, किधर पहले हार्डन होगा, किधर नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले अ रोल इन द इवेंचुअल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, राइट? बट ये है broadly speaking ये story है. You should understand the three different, and again materials are
of very different categories, but these sort of summarize more or less the three main categories. More or less things fall into rubber-like or glass-like or metal-like. There are exceptional materials also, बहुत exotic materials भी होते हैं जिनकी ग्राफ बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखते हैं. We are not concerned with that. We are not going to that much detail. And you have to understand broadly speaking ये क्या है, ठीक है? तो इस तरीके से basically that's the end of this chapter. हाँ, उब्लैक है, बहुत सारे मटेरियल है, मतलब मटेरियल्स का एक्सोटिक होने का कोई लिमिट ही नहीं है. एंड एवरी डे 10 न्यू मटेरियल्स आर मेड व्हिच आर मोर एक्सोटिक देन द प्रीवियस. सो इट जस्ट गोज ऑन. मटेरियल साइंस इज एन एक्साइटिंग एरिया. अच्छा, तो अब ये बताओ तुम लोग मेरे को कि तुम लोगों का एसएचएम पूरा खत्म हो चुका है? हाँ सर पूरा खत्म हो गया ना? हाँ सर पूरा हो सब हो गया, ठीक है. चलो, तो फिर देयरफॉर वी विल बी बिगिनिंग विद सर आई डोंट question. Why the shear modulus for linear? Why is the तेरा ब्रेक हो गया वॉइस. अच्छा हाँ, तू ये पूछ रहा है कि लिक्विड का Shear शेयर मॉडल से रिलेटेड कुछ ना. हाँ, मैं उस पर एक चीज बोल देता हूँ. ये मुझे बोलना ही है इन जनरल कि यहाँ पे मैं कैटेगराइज कर देता हूँ इसको कि what kind of a material will have what kind of a stress and will not have what kind of a stress or can't support what kind of a stress. तो अब क्या है कि एक्चुअल तो देखो सॉलिड लिक्विड गैस है, लेकिन उसमें भी क्या है कि हमने क्योंकि आइडियलाइज भी किया हुआ है, तो तुम्हारे पास दिमाग में टोटल सॉर्ट ऑफ 6 पिक्चर होने चाहिए. एक तो ये है कि रियल लिक्विड, रियल सॉलिड, रियल गैस, और फिर तीनों का आइडियल वर्जन भी है. आइडियल गैस तुम्हें अच्छे से पता है क्या होता है, कोई लॉन्ग रेंज फोर्सेस नहीं है, पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, सब चिल. आइडियल लिक्विड हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, इनकम्प्रेसिबल है, बस इज सिंपली आइडियल गैस पुट टुगेदर, क्लोज टुगेदर. और आइडियल सॉलिड जो है, बेसिकली आइडियल सॉलिड और रियल सॉलिड में कुछ खास फर्क नहीं है. आइडियल सॉलिड में ये है कि तुम डिपेंड करता है, तुम उसको परफेक्टली रिजिड बॉडी मानने वाले हो, ऐसे आइडियलाइज करने वाले हो, तो वो एक टाइप का आइडियलाइजेशन है. और दूसरा आइडियलाइजेशन ये हो सकता है कि सिंपली जो है उसके अंदर एटम्स अरेंज हैं एट रेगुलर स्पेसिंग एंड देयर इज लाइक अ स्प्रिंग बिटवीन एनी एडजेसेंट एटम्स. इफ यू रिमेंबर कंडक्शन पढ़ाते टाइम मैंने तुमको ये मॉडल बताया. तो अब अगर मैं बोलूंगा तुमसे कि आइडियल गैस है मेरे पास, पहले ले लो. तो आइडियल गैस डज नॉट सपोर्ट से मतलब है जनरेट नहीं कर पाएगा, या उस पर डालोगे तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा और इधर उधर चला जाएगा. डज नॉट सपोर्ट विच काइंड ऑफ स्ट्रेसेस? कैन यू टेल मी? डज इट सपोर्ट नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस? कैन यू टेक एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर एंड कैन यू यूज इट टू स्टैंड ऑन इट ऑन अ पिस्टन? Yes, sir. Yes. So it does support normal compressive stress. Do you all understand what I mean by does not support or does support? Yes, sir. Yes sir. You can use that property for something. Can you take ideal gas in a cylinder, put a piston on top and put some weight on it? Yes. You can. The gas has a kind of compressive effect. It has a compressibility, bulk modulus, and so it will take that. Can you use an ideal gas for tensile normal stress? No. Yes. No. क्यों सर? मतलब if we खींच तो partial vacuum बन जाएगा और then it is again नहीं. supported. नहीं, it will not support it. Partial vacuum कैसे बन जाएगा? What do you mean by partial vacuum? सर negative pressure create होगा, so it will try to retain. नहीं, जीरो प्रेशर होगा. वो तो रिटेन सिर्फ होता है क्योंकि तुम धरती के एटमॉस्फेयर में होते हो, तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसका पुश होता है वो. मतलब आप वैक्यूम में बात कर रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स आइडियलाइज में कर रहा हूँ, बाहर से कोई नहीं. ये जो इफेक्ट हम देखते हैं ना कि वैक्यूम का पुलिंग इफेक्ट होता है, वो वैक्यूम का पुलिंग इफेक्ट नहीं होता है. वैक्यूम का कैसे पुलिंग इफेक्ट होगा? उधर कुछ है नहीं तो क्या पुल कर रहा है? Right. वैक्यूम का पुलिंग इफेक्ट इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय द पुशिंग इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हिच इज ऑल अराउंड अस एंड वी कांट एस्केप. So anytime there is a vacuum created, the vacuum has a tendency to disappear because the surrounding air has a tendency to go there. And if you stop that air from going there by putting an obstruction between the vacuum and then the surrounding air has a tendency to crumple that support. And so we feel like the vacuum is, but there is no vacuum effect as such, right? ठीक है? तो नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकता. क्या आइडियल गैस शियर को सपोर्ट करेगा? Can you take an ideal gas in a container and kind of support some weight like this? Shear का example हमने क्या किया था? Torsion. So okay, do you think that if you take an ideal gas in a cylinder and put a lid, circular lid on top and try to twist it,
will that have a tendency to return? सर एक थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा ना एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में, फ्रिक्शन जाने दो, आइडियलाइज कर दो एकदम, तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स आइडियल गैस ही तो है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ राइट, रियल गैस में होगा, अभी मैं रियल गैस भी बोलता हूँ। यू ऑल अंडरस्टैंड? शेयर को सपोर्ट नहीं कर सकता, बल्क को सपोर्ट कर सकता है, बल्क स्ट्रेस, आइडियल गैस। यस, If you try to, if you enclose the ideal gas from every side and try to compress it, will it resist? यस, Correct. So it does support bulk stress, but it doesn't support normal tensile, nor does it support shear. How about a real gas? Does a real gas नॉर्मल को तो सपोर्ट करता है ना, normal Ideal compressive? नॉर्मल नहीं कर पाएगा ना, लिक्विफाई हो जाएगा। Real gas? हाँ सर। नहीं करेगा ना। अब ठीक है, लिक्विफैक्शन अलग चीज है, तुम्हें कूल करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, बट will if you take a real gas in a container cylinder and put a lid on top, can you stand on it given enough gas? Yes. You can. Yes, sir. And it will eventually heat up. To liquefy it, you will have to keep on taking that heat away from the gas, Oh yes sir, so that you slow down the molecules and decrease their volume. That is how liquefaction will occur. It's an artificial process in a sense. But if you put a gas in a container, a real gas in a container, and you stand on it, you will heat it up. And if it is hot, crazy, it is not going to come together and liquefy, right? yes sir. So it does support normal compressive stress. Does it support normal tensile stress? तो Strictly speaking, yes, it does support normal tensile stress. Real gas ideal gas से किस सेंस में डिफरेंट है? क्या चीज तुमने अलाउ किया इसमें जो इसमें नहीं है? फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ड्रैग, वो सब क्यों है? किसके कारण है? मेन पॉइंट क्या है? Attraction and repulsion. Attraction and repulsion long forces, range attraction, intermolecular। हाँ, intermolecular attractive forces, right? इनफैक्ट वही इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ही अगर तुम इस गैस को कूल ही कर देते हो तो ये सब लोग पास आ जाते हैं और फिर लिक्विफाई हो जाते हैं, राइट? इसीलिए आइडियल गैस कभी लिक्विड बन नहीं सकता है, क्योंकि कितना भी तुम उनको पास लाओगे वो दे आर नॉट रियली अ लिक्विड इन दैट सेंस, राइट? सो रियल गैस जो है एक सेंस में सपोर्ट करता है नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस। इट माइट बी नेग्लिजिबल बट इट इज नेवरदलेस देयर, राइट? शेयर को सपोर्ट करेगा? हाँ करेगा। अगर रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हवा में, तुम अगर इस लेयर को स्लाइड करने का कोशिश करोगे तो क्योंकि लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं तो उनका एक कंपोनेंट ऐसे भी आएगा, इट विल ट्राई टू प्रिवेंट दैट लेयर फ्रॉम स्लाइडिंग अवे। रियल गैस में होता है शेयर, और बल्क स्ट्रेस भी वो सपोर्ट करता है। तो बेसिकली रियल गैस सपोर्ट्स ऑल। तुम लोग समझ गए नहीं? हाँ सर। ओके, आइडियल लिक्विड पे आ जाओ। Does not support what all do you think? Does it support normal compressive stress? Ideal liquid, यानी कि basically ideal gas but particles are next to each other. That's really what the ideal liquid is. Does it support normal compressive stress? Yes. Does it support bulk stress? Yes. But does it support shear or normal tensile? No. You all understand why? Ideal liquid में तुम कुछ नहीं shear, इसलिए वो shear नहीं support कर सकता है। इसीलिए क्योंकि shear नहीं support कर सकता है, इसीलिए ideal liquid को तुम जब साइड में रखोगे या ड्रॉप रखोगे इंक्लाइन पे, तो लेयर बाय लेयर वो स्लाइड करके साइड में चले जाएंगे और फ्लैट आउट होके मार्बल्स रोल कर जाएंगे। फिर रिमेंबर हम सरफेस टेंशन। रियल लिक्विड में क्योंकि शेयर होता है इसलिए ड्रॉप का शेप बन रहा है, कि ड्रॉप में वो कैरेक्टरिस्टिक शेप बन रही है जिसमें ये लोग इससे आगे हैं लेकिन फिर भी और आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये लोग उनको जाने नहीं दे रहे रिलेटिवली। देयर इज shear is arising of course because of the long range forces. That is what surface tension also is. These are all just names for the same phenomenon in different contexts, but it assumes this shape precisely because it can tolerate shear, or it can handle shear, or it has shear stress, right? But the ideal liquid will not flow like this, right? It will just simply roll off. So it does not support shear and normal tensile. Real liquid again will support everything. If the real gas supports everything, the real liquid will also support everything. There is no reason why it should not support some of those things. So why not normal tensile? Can you repeat? My connection was a bit laggy. Normal tensile also तो नहीं होगा ना लिक्विड रियल में? नहीं होगा ना, क्यों नहीं? अगर उसमें लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं तो जैसे रियल गैस में है लॉन्ग रेंज फोर्सेस तो वीक है, मगर है तो क्या तुम रियल लिक्विड का एक पार्टिकल को खींचोगे तो क्या दूसरा पार्टिकल आ जाएगा साथ में रियल लिक्विड का? Right. समझ गया। आ जाएगा तो है टेंसाइल। कंप्रेसिव इसमें तो पूछ रहा था ना नॉर्मल टेंसाइल क्यों नहीं आइडियल लिक्विड में? इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने लॉन्ग रेंज फोर्स ऑफ कर दिए हैं। हाँ सर समझो।
तुम पुश करोगे तो चला जाएगा बिकॉज देयर इज स्टिल दैट, बट यू कांट पुल इट एंड पुल दैट गाय आल्सो. एंड सॉलिड में आई गेस बताने की जरूरत नहीं है, आइडियल हो या रियल हो सारे ही चीजें सपोर्ट करता है. सॉलिड सपोर्ट, यही मतलब है सॉलिड होने का, सपोर्ट्स ऑल स्ट्रेसेस. सॉलिड और लिक्विड में क्या, आइडियल सॉलिड आइडियल लिक्विड में क्या डिफरेंस है? सिंपली यही है कि पार्टिकल्स इधर उधर फ्रीली नहीं जा सकते हैं, तो बस हर डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है. वो दबाओगे तो भी रुकेगा, खींचोगे तो भी रुकेगा, साइड में करोगे तो भी रुकेगा. In a sense you could say that's a solid. I mean, how do you make a solid from an ideal liquid or an ideal gas? Is switch on all these stresses, correct? And Ivan, और तुम्हारा कोई क्वेश्चन था जो इससे रिलेटेड नहीं था? और is Sir, I had asked shear modulus of a liquid, why is it infinite? For that reason, if you take ideal liquid and there is no shear, there is no ability to resist shear, right? Yes. So therefore any small amount of this will produce infinite deformation in that direction. Shear modulus is infinite. So TWT में आया था. For a liquid, shear modulus is infinite. Sir, हाँ. इसमें when we say ideal solid, so we won't consider friction, right? So tensile stress तो नहीं होगा ना ideal solid में. हाँ, नहीं, आइडियल सॉलिड में भी हो. आइडियल सॉलिड से तुम्हारा क्या मतलब है? एटलीस्ट सॉलिड तो है वो, अनलेस बट आइडियलाइज में हम फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करते हैं. वो अलग बात है. आइडियलाइज कोई एक कैटेगरी नहीं है आइडियलाइजेशन. यू हैव टू स्पेसिफाई हाउ व्हाट प्रॉपर्टी आर यू आइडियलाइजिंग. So like normally solids में हम फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं, right? हाँ, लेकिन वो एक अलग आइडियलाइजेशन है जहाँ पे तुम सॉलिड का मोशन रिलेटिव टू अनदर सॉलिड डिस्कस करने वाले हो, यानी न्यूटन्स लॉज. तो वहाँ पे आइडियलाइजेशन इज टू रिमूव द फ्रिक्शन, बट दैट डजंट मीन टू से दैट एन आइडियल सॉलिड मींस सॉलिड विदाउट फ्रिक्शन. यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट आर यू आइडियलाइजिंग अवे. तो सर लाइक फ्रिक्शन यू आर सेइंग कि कोई भी सॉलिड हो लगेगा ही. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अनलेस कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, ये बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं है कि क्या कि आइडियल बोलते ही प्रॉपर्टी को आइडियलाइज किया है. हाँ, तुम्हें ये बोलना पड़ेगा एक सेंस में. अगर तुम बोल रहे हो, अगर मैं और तुम डिस्कशन कर रहे हैं मटेरियल्स के बारे में या कोई भी डिस्कशन हो रहा है और उसमें तुम बोल रहे हो कि अज्यूम आइडियल सॉलिड, सो आई विल हैव टू आस्क यू, लाइक आई विल डेफिनेटली आस्क यू कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर तुम आइडियलाइजेशन लगा रहे हो. आइडियल सॉलिड इज नॉट इन इटसेल्फ इंफॉर्मेटिव एनफ एज अ फ्रेज. डिपेंड करेगा कि हम क्या न्यूटन्स लॉ का डिस्कशन कर रहे हैं, पार्टिकल बॉडीज मूव करने वाले हैं एक दूसरे के रिलेटिव, तो फिर मैं हो सकता है कॉन्टेक्स्ट से अज्यूम कर लूं. तुम अभी तक कॉन्टेक्स्ट से ही अज्यूम कर रहे थे एक सेंस में, क्योंकि तुम अभी तक न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे या मोशन पढ़ रहे थे, तो आइडियल वर्ड एक ही चीज मीन करता था उधर, क्योंकि तुम मटेरियल का अपना डिफॉर्मेशन नहीं डिस्कस कर रहे थे. तुम्हारे हिसाब से वो रिजिड ऑब्जेक्ट थे, तो द ओनली प्लेस वेयर आइडियलाइजेशन वाज नीडेड वाज बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. बट नाउ सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ मटेरियल्स दैट कैन डिफॉर्म, आइडियलाइजेशन कुड मीन एन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट? ठीक है. वो जो तू कह रहा है ना शेयर का, वो जीरो होना चाहिए टेक्निकली, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. बेसिकली एनी इट्स फॉल्स आफ्टर करेक्शन. अच्छा, तो फॉल्स ही है ना फिर. हाँ, सही बात है. और क्या, इनफाइनाइट नहीं होगा, जीरो होगा. एनी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, एंड इन एनी लिक्विड इफ यू अप्लाई इवन अ लिटिल स्ट्रेस इन द shear डायरेक्शन, इवन इन अ रियल लिक्विड, no, you don't need to idealize it. Even a real liquid more or less has a zero shear modulus. मैं कह रहा हूँ कि है उसका shear property, लेकिन वो बहुत छोटा होता है liquids का shear modulus, क्योंकि तुम थोड़ा भी, जैसे तुम liquid को ऐसा करोगे तो ये चला जाएगा more or less. इतना नहीं है shear की वो रोक ले, उसको रोक लेगा तो solid है फिर ये, right? तो basically zero के it's close to zero. It's a shear modulus that's close to zero. And it's good actually that we ended up having this discussion and we came to this point where we said solids support all stresses, that you can deform a solid in various ways and it will still want to recover its shape, because this support नहीं करेगा आइडियल. क्या चीज को? आइडियल गैस टेंसाइल स्ट्रेस को क्यों सपोर्ट नहीं करेगा? कैसे कर सकता है? आइडियल गैस में तुम्हारा क्या पिक्चर होता है कि पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में कोई फोर्सेस नहीं है. सर, तो फिर अगर एक सिरिंज में को स्ट्रेच करेंगे तो होता है ना? नहीं,
वो वही इफेक्ट है जो ये पहले बोल रहा था, पास बोल रहा था, लेकिन वो इफेक्ट जो है वो वैक्यूम का इफेक्ट है, लेकिन वो अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट है। सो बैरोमीटर वाला बोल रहा है शायद। जो भी तुम बोल रहे हो सेतु, एक तो क्लियर नहीं आ रहा है वॉइस, लेकिन इफ इट हैज टू डू विद हैविंग अ लो प्रेशर समवेयर प्रोड्यूसिंग अ काइंड ऑफ अ टेंसाइल इफेक्ट, that is not due to the pressure on that side, that is due to the pressure on this side. Invariably there is pressure on the other side which is atmospheric, and that causes the push, which you maybe are feeling like is a pull. It's not really a pull, it's a push from the other side. तो आउटर स्पेस में चला जा जहां आसपास कोई गैस नहीं है, और फिर तू एक लंबा सा सिलेंडर में एक गैस डाल दे, आइडियल गैस, और एक तरफ से उसको, दो तरफ से उसको पिस्टन लगा दे, तो क्या इन पिस्टन्स को पुल अपार्ट करना इज गोइंग टू कॉज एन एफर्ट? नहीं, इट विल नॉट. In fact, if you don't pull it, the gas will push them out naturally. गैस का पुशिंग इफेक्ट होता है, गैस का पुलिंग इफेक्ट नहीं होता. वो पुलिंग इफेक्ट धरती पर होता है कि अंदर एक गैस है और बाहर एक गैस है, बाहर का गैस बहुत ज्यादा डेंस है, तो वो कॉन्स्टेंटली बाहर से बॉम्बार्ड कर रहा है. तो अगर तुम पिस्टन्स को अपने हाथ से दूर कर दोगे ताकि अंदर का गैस का डेंसिटी कम हो जाए, तो उसका बॉम्बार्डमेंट कम हो जाए, तो बाहर का बॉम्बार्डमेंट उसको डोमिनेट करके और दोनों पिस्टन्स को वापस अंदर ले आए. दैट्स नॉट अ टेंसाइल इफेक्ट, दैट्स स्टिल अ कंप्रेसिव इफेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड, राइट? अच्छा, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, अप्लाई नहीं कर सकते. हाँ नहीं कर सकते हम. इट विल नॉट सपोर्ट, यू कांट पुल थिंग्स विद अ गैस, राइट? एक सेकंड रुको. सो इसका नया चैप्टर चालू होगा अभी. हाँ, so now we will move to our next chapter, which is waves, and it's actually good in a way that कि हम इससे पहले POM पढ़ते हैं. I mean वो organized सेंस में ही है. अगर तुम फिजिक्स का अंडरलाइन स्ट्रक्चर देखोगे जिस तरीके से पढ़ाते हैं, ये पढ़ते हैं, is that you start from the point of view of non-deformable objects. So the first thing you study is motion, and then you study things like collisions and rotation and all, which is essentially about things that do not deform, right? So that's an idealization. You're basically you're in some imaginary universe where things don't deform, right? And slowly it's basically studying more physics is basically a sort of a sequential breaking of illusions, right? Where you come to a point where you say, okay, but ऐसा भी नहीं होता है reality में, तो चलो ये भी अब account में लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है तो ये भी account में लेना. So progressively as you study more physics, the idea is that you come closer to reality in a sense. You start with the most imaginary, most artificial scenario, and then you include more and more real stories and become and have some kind of a complete picture, right? तो हम rigid body से पढ़ते हैं पहले mostly, और फिर उसके बाद हमने fluid mechanics पढ़ा, और फ्लूइड जो है बिल्कुल कंप्लीटली डिफॉर्मेबल है. तो एक सेंस में पूरा स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यू कुड से, अगर तुम दूसरे तरीके से अपने सिलेबस को क्लासिफाई करो ऑफ सो फार, सो इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग इट बेस्ड ऑन चैप्टर नेम्स, you could say that the first half of this whole discussion, including collisions, momentum, rigid body mechanics, all of that up till that point was the physics of non-deformable bodies. And then studying thermodynamics, fluid mechanics, and POM, and now waves, of course, you could say is the physics of deformable objects. अब ठीक है, उसमें fluids और gases जो हैं बहुत ही deformable हैं, endlessly deformable हैं. there is no recovery more or less. पहले तुमने आइडियल गैस पढ़ा, उसका कोई रिकवरी नहीं है. यू कैन चेंज इट्स वॉल्यूम, चेंज इट्स साइज, शेप, व्हाटएवर, इट डजंट हैव अ टेंडेंसी टू रिकवर, राइट? ठीक है, पार्क ऑप्टिक्स का, उसमें कोई ऑप्टिक्स एक अलग ही कहानी है. ऑप्टिक्स भी एक्चुअली वेव्स का ही स्टोरी एक सेंस में, लेकिन वो तुम लोगों को बाद में क्लियर होगा कैसे. द थिंग दैट इज डिफॉर्मिंग ओवर देयर is not something physical but something about space itself, right? So then we come to this part where we are talking of deformable things, right? So fluid mechanics हो गया. fluid mechanics में भी वो endlessly deformable था, कोई उसका elasticity नहीं था. फिर तुमने POM पढ़ा तो तुम थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए, एकदम नॉन डिफॉर्मेबल से तुमने सुपर डिफॉर्मेबल पढ़ लिया. तुमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा वापस आते हैं, रियलिटी इज बैक. it's not like completely non deformable or endlessly deformable, it's like a little bit of both. So you came back a little to reality, and then you studied POM, where you found that even liquids have some elasticity, they have surface tension. The surface is like a boing, right? There is some of that. It's not like you push it, it goes down and doesn't come back. It has that ability to come back, try to come back. And this is essential because this
having this property, having the property of being able to deform, but then having a desire to come back. This is what is crucial for a material to support waves. A material that doesn't have this property, either that it doesn't deform in the first place, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर तुम पहले का आइडियलाइजेशन देखोगे, जो नॉन डिफॉर्मेबल मटेरियल्स हैं उनमें कोई वेव्स पॉसिबल नहीं है. जब डिफॉर्म ही नहीं होगा तो वेव कैसे होगा? लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डिफॉर्म हो जाए और फिर रिफॉर्म करने का भी टेंडेंसी नहीं हो. इनइलास्टिक होगा तो उसमें भी कोई वेव सपोर्ट नहीं हो सकती है. सो व्हाट इज नीडेड इज द एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर स्ट्रेस, but then also to try to recover that shape. There is a fight back involved. ठीक है, तो उससे जो है waves generate होते हैं किसी भी medium में. तो as we study more and more of waves, we'll be studying it in 3 parts actually. So as we study more and more of it, you will find, क्या मैंने 1-2 पेज लिखे हैं, that every kind of wave requires the medium to have 2 properties. One is the property of elasticity, which we have just studied. The other property is the property of inertia. It must also have inertia. Inertia meaning that if it's moving, it can't suddenly stop. If it's at rest, it can't suddenly move. That is required because if a medium, let's say, has elasticity, meaning you deform it and then it tries to recover its shape. But if it has no inertia, then what will happen is that once you deform it from the fundamental place, and then as it recovers its shape, once it comes back to the original place, it will just simply stop there. Like it has no momentum since it has no inertia, and it has no desire to overshoot that place. So it will just simply, you deform it, it comes back, and end of story. This will also not support waves. What is needed is that you deform it, it tries to come back, but by the time it comes back, it has picked up a lot of momentum, it has a lot of inertia, and so even though it has come back to the original place, it can't suddenly come to rest. So it overshoots, and then the process repeats itself. That is the basis of waves. ये होना चाहिए इसके अंदर, ये दोनों प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसका इलास्टिसिटी होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए, लेकिन रुक नहीं पाना चाहिए उधर में, एकदम से आगे निकल जाना चाहिए, so that process can continue for a while. Right? ठीक है? तो हम लोग जो है 3 पार्ट में पढ़ेंगे वेव्स को, क्योंकि एक तो वेव्स का क्लासिफिकेशन ही होता है into 2 categories. One is called transverse waves and the other is called longitudinal waves. And so the first part of the story is transverse waves, which is what we will study now, and our main example for this will be wave on a string. Okay, so this chapter is called wave on a string, but essentially what you're studying here is transverse waves. The next part of the story will be longitudinal waves, and the prime example of longitudinal waves in nature is sound. So we'll basically be, I mean, तुम देखोगे chapter का नाम लिखा रहेगा sound, but essentially तुम longitudinal waves पढ़ रहे हो. Transverse wave का भी जो सबसे classic example है, wave on a string, is still a kind of is light. But the problem with studying light is that to study light completely, you need to study electromagnetism fully because it's an electromagnetic wave. So that's a different aspect of the behavior of light. लेकिन ये sound जो है वो mechanical wave है, और mechanics तुम लोग पढ़ चुके हो already. Sound के अंदर जो चीजें involved हैं वो वही properties हैं जो तुम्हें already idea है. Momentum, force, motion, velocity, acceleration. राइट? जबकि यहाँ पे जो लाइट है उसके अंदर वो सब चीजें नहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि लाइट के अंदर कोई फिजिकल मैटर नहीं है. लाइट का पूरा जो थ्योरी है, बेसिस है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. तो जब तक वो नहीं पढ़ा है तब तक लाइट को डिस्कस नहीं कर सकते. इसीलिए इस कारण से ये वाला दूसरा एग्जांपल लिया गया है ट्रांसवर्स वेव का, व्हिच इज अ मैकेनिकल एग्जांपल. राइट? सो दीज आर बोथ मैकेनिकल वेव्स. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ वेव्स इज वेव ऑप्टिक्स, व्हिच इज अबाउट लाइट. नहीं आ रहा है, रिलेटिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है जेईई में. But this is also not the electromagnetism of light. This is simply the behavior of light as a wave. So you will see when we get there कि हम क्या कर रहे हैं उधर. धीरे धीरे तुम लोगों को ये, क्योंकि अभी थोड़े subtle ideas हैं सबके सब. अभी तक थोड़ा straight forward story था, लेकिन the story is going to get a little more sort of philosophical. And in fact, you don't need to understand the philosophy behind it or to actually think about these things in those terms. कि कौन सी चीज किसी टॉपिक के रिलेटिव कहाँ पर है या उसमें क्या चीज से डील किया जा रहा है. But it's good to know. That's the fun of studying physics, right? तो पहले हम ये पढ़ेंगे बेसिकली, राइट, ट्रांसवर्स वेव्स. ठीक है, जिसका एग्जांपल हम पढ़ने वाले वेव ऑन अ स्ट्रिंग. लेकिन अब क्योंकि वेव तुम अभी पढ़ रहे हो पहली बार, इंट्रोडक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे पहले मैं
वेव्स के बारे में कुछ बोलूंगा रादर देन वेव ऑन अ स्ट्रिंग के बारे में, पहले हम उसका एक मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे कि मतलब क्या है वेव से, लाइक व्हाट इज द थिंग, राइट? And then once we are clear on the mathematical idea कि wave है क्या चीज, then we will go on to study the physical example that is the main content of this chapter, which is that कि wave on a string में क्या हो रहा होता है, कौन किसको फोर्स लगा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है? पहला aspect of the thing is to understand waves from a mathematical standpoint. उसमें सबसे important है ये समझना, and this is the harder part of getting around, getting used to this thing, is that a wave is basically an illusion. This is basically a conceptual leap that you need to make here, because so far everything that you have studied has been a thing. It is a thing. There is no, I mean, ठीक है, अब ज़्यादा metaphysical level पे नहीं जाएंगे कि हाँ ऐसे तो हर चीज़ illusion है, मैं भी illusion हूँ, वो सब नहीं बात हो रही है, मगर so far things that you have studied are actual things. They are not abstractions. They are physical. Like you have studied fluid mechanics, so a liquid is a thing. It's a thing. You can touch it. It's there, right? Similarly, you have studied rigid bodies or whatever कि भाई rod घूम रही है, वो भी एक चीज है. It's not some perception का issue कि मेरे को rod दिख रहा है उधर में, right? Waves are fundamentally not a thing. Waves might be moving in material medium कि भाई sound जो है गैस में चलता है और गैस तो thing है, या वाटर पे जो वेव्स होते हैं रिपल्स ऑन अ पॉन्ड वो पानी पे चलते हैं और पानी थिंग है, लेकिन पानी को हम वेव थोड़ी बोलते हैं, स्टिल पानी को तो कोई वेव नहीं बोलता, तो वेव कौन सा चीज है उसमें? वेव उसमें पानी के सरफेस का एक कैरेक्टरिस्टिक मोशन है. सिमिलरली साउंड जो है गैस को नहीं बोलते हैं कि गैस है तो साउंड है, गैस के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक सिस्टमैटिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स का नाम साउंड है, राइट? तो एक एग्जांपल इसका ये पकड़ो, बेस्ट एग्जांपल तो ये है टू इलस्ट्रेट द आइडिया दैट इट्स एन इल्यूजन, इज दैट इफ यू हैव सीन a Mexican wave, I don't know if you've seen it or if you know what it is, but a Mexican wave is that where people are in a stadium, they are watching some kind of a sport, and then what happens is that people will stand up and sit down, right? So one bunch of people will stand up, and ये हम ऊपर से देख रहे हो तुम, ठीक है, इधर की तरफ स्पोर्ट चल रहा है और यहाँ पे स्टेडियम में लोग बैठ के देख रहे हैं और हम उनको ऊपर से देख रहे हैं. तो क्या होगा कि ये लोग जो बैठे हुए हैं पूरा रो, ये उठ के खड़े होंगे और फिर ये बैठने लगेंगे, और जब ये बैठना चालू कर रहेंगे तब दूसरा नेक्स्ट जो इनको देख रहे हैं इनके बाजू वाले, वो फिर खड़े हो जाएंगे, फिर वो बैठेंगे, फिर ऐसे करके. तो होगा क्या, हाँ ठीक है, आईपीएल में तुमने देखा होगा वानखेड़े में. तो होता क्या है कि अगर तुम इंडिविजुअल लोगों को देखोगे, इफ यू फोकस ऑन द पीपल आर सिंपली स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन. नोबडी इज एक्चुअली गोइंग दिस वे, नो पर्सन इज एक्चुअली वॉकिंग दिस वे. दे आर सिंपली getting up in their seat and sitting down. Then the next person in their seat is getting up and sitting down. But because they are doing it in a manner which is staggered, which is not at the same time, like if everybody stands up and sit down, then you will not have a perception of something moving like this. But because it's a little offset, कि भाई ये उठ के उठा और जब ये बैठने लगेगा तब मैं उठूंगा, जब मैं बैठने लगूंगा तब ये उठेगा, तो उससे क्या होगा, एक यहाँ पे बम्प दिखेगा, और वो बम्प जो है मेरे को ये साइड में ट्रैवल करता हुआ लगेगा. तुम अगर मैक्सिकन वेव को स्टेडियम में देखोगे तो ऐसा लगता है कि कोई चीज गया ऐसा करके, एक्चुअली कुछ जाता नहीं है. कौन जाएगा? ऑब्वियसली पीपल है वहां पे, और तो कुछ नहीं है, लोग हैं, और लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, लोग खड़े होकर बैठ रहे हैं. बट देयर इज अ थिंग दैट गोज एंड दैट थिंग इज कॉल्ड अ वेव. सो ऑफ कोर्स इट्स एन इल्यूजन because your brain has a tendency to look at a pattern, and if that pattern is seen somewhere else later, then your brain produces the illusion of motion. अगर वो पैटर्न अपना शेप मेंटेन रखे और पहले वो यहाँ पे अचानक से पैदा हो और फिर वो अगली बार यहाँ पैदा हो, तो तुम्हारा दिमाग वो यहाँ से यहाँ जाने वाला चीज खुद से कर देगा. एक और इफेक्ट है इसका, दूसरा एग्जांपल ले लो, वो जो एलईडी लाइट्स होते हैं ना, जो हम लोग दिवाली वाली में लगाते हैं या शादी वादी में लगाते हैं, तो मानो कि एक स्ट्रिंग ऑफ एलईडी लाइट्स लगा हुआ है, ठीक है, ब्लू कलर का एलईडी लाइट्स है और वो रेड हो सकता है, तो मतलब हर एलईडी लाइट जो है इधर रेड और ब्लू हो सकता है. अब मान लो 100 एलईडी लाइट्स है और सारा ब्लू है, ठीक. अब क्या करूंगा मैं कि पहला 10 एलईडी को मैं रेड कर दिया, तो मुझे एक रेड कलर का स्नेक जैसा दिख रहा है, वो भी एक इल्यूजन ही है, वो तो इंडिविजुअल एलईडीज हैं, उनमें कोई कनेक्शन थोड़ी आपस में, लेकिन मेरे को एक एंटिटी की तरह दिखता है वो, ये मेरा दिमाग कर रहा है. फिर क्या होगा कि जैसे मैं
11th एलईडी को रेड करूंगा और फर्स्ट एलईडी को ब्लू कर दूंगा, तो वो जो 10 रेड एलईडी लॉन्ग स्नेक है वो मेरे को लगेगा एक स्टेप आगे बढ़ गया. अगेन देयर इज नो मोशन हियर, नो एलईडी मूव्स, नथिंग हैज मूव्ड, सिंपली द लोकल चेंजिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी कि वो रेड से ब्लू हो गया है और वो यहाँ पे रेड से ब्लू हो गया है, इन सम सिस्टमैटिक मैनर विल प्रोड्यूस द इल्यूजन ऑफ अ सिस्टमैटिक मोशन इन अदर डायरेक्शन. हाँ, वो गेम में भी होता है पार्थ, स्नेक जो गेम होता है वो जो हम खेलते थे, वो स्नेक एक चलता रहता है, वो भी ऐसे ही चलता है आगे. कैसे चलते हो तुम आगे कि भाई आगे वाला पिक्सल ऑन कर देता है, पीछे वाला पिक्सल ऑफ कर देता है, तो तुम्हें लगता है कि वो आगे बढ़ गया है, जबकि कुछ भी आगे नहीं गया. राइट. सो एसेंशियली the changing, or you could say the systematic changing of some local property, that local property could be anything depending on what wave you are studying. It could be the color of LED, it could be the sitting, standing state of people, in the case of Mexican wave, it could be the height of water. In case of ripples on a pond, it could be the pressure in a gas. In case of sound, it could be the electric field. In case of light, what is happening in all of these examples is that a local property which is defined everywhere is changing, flipping, and the flipping produces the illusion of large scale motion, not local, large scale motion. Large scale motion में क्यों कह रहा हूँ, जैसे तुम एग्जांपल लो मैक्सिकन वेव का, तो वैसे उसमें स्मॉल स्केल मोशन तो हो ही रहा है, वो तो सबको दिख रहा है, लोग खड़े होकर बैठ रहे हैं, दैट इज अ मोशन, राइट, बट दे आर मूविंग अप एंड डाउन लोकली. लार्ज स्केल मोशन मतलब मैक्सिकन वेव पूरा स्टेडियम घूम के आ जाएगा, वो इल्यूजन प्रोड्यूस होता है लोकल इफेक्ट से. ठीक है, सबको समझ गया ये चीज अभी तक का? तो ये मैंने इसलिए बताया था कि तुम लोगों को एक यूनिफाइंग आइडिया मिल जाए वेव्स के लिए. अलग अलग एग्जांपल है. रिपल्स ऑन अ पॉन्ड ले लो तुम, पानी का सरफेस है, यहाँ पे स्टोन गिरा, रिपल्स निकलेंगे ऐसे करके, लेकिन अगर यहाँ कोई लीफ पड़ा हुआ है सरफेस पे, तो ऐसा नहीं कि वो पानी के साथ उधर चला जाएगा, जबकि हम कह रहे हैं कि पानी के रिपल्स उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं. हमारे कोई कॉमन आदमी दिखेगा, लेमैन, तो बोलेगा अरे वेव्स जा रहे हैं उधर, लेकिन एक्चुअल मटेरियल उधर नहीं जा रहा है, पानी का, पानी उधर नहीं जा रहा है, क्योंकि लीफ भी उधर नहीं जा रही है. लीफ केवल अप एंड डाउन बॉब करेगी, जैसे जैसे रिपल्स इसके नीचे से निकलेंगे तो वो ऊपर चढ़ेगा, और फिर रिपल चला जाएगा तो नीचे चला जाएगा. इट्स जस्ट सिंपली राइडिंग द वेव. देयर इज नथिंग गोइंग देयर. द थिंग दैट इज गोइंग देयर इज क्रिएटेड इन योर माइंड, because your mind is a seeker of patterns, right? Okay, so अब जो हम वेव पढ़ने वाले हैं, right? ये सारे वेव्स जो हैं, अभी हम ट्रांसवर्स वेव पढ़ने वाले हैं, तो इसमें जो जैसे जो मैक्सिकन वेव है वो एक एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव है. क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वर्टिकल डायरेक्शन में उठ बैठ रहे हैं, यानी मटेरियल जो है, मैक्सिकन वेव का मटेरियल क्या है? पीपल, राइट? द मीडियम नहीं से तो वो अलग बात है, सी वेव्स में भी मोशन होता है, वो सब है, बहुत डिटेल होती है अलग अलग, मैं बस एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ. नाउ people in a Mexican wave are moving up and down, but the wave is going this way. या leaf or water is moving up and down, but the wave is going that way. This kind of wave is called a transverse wave. That is what we'll be studying. Material of medium, whichever might it be, moves perpendicular to the wave direction. Example है इसका Mexican wave, light, wave on a string, ripples on a pond. These are all transverse waves. और दूसरा जो कैटेगरी है वो है longitudinal wave, where the material of medium moves parallel to the wave in the same direction as the wave propagation, like sound. तुम एक पाइप लेते हो, उसमें गैस भरते हो, और फिर तुम इधर से ऐसे पुक से मारते हो उसको, ओपन एंड को, which is the same thing as generating sound, because या तो तुम हाथ से मार रहे हो, या कोई उधर डायफ्राम है जिसको मार रहे हो तो वो ड्रम हो गया, या ये डायफ्राम तुम्हारे गले के अंदर है तो ये वॉइस हो गया तुम्हारा, लेकिन मैकेनिज्म एक ही है, एक डायफ्राम है जिसको हिट किया जा रहा है, राइट? और उससे क्या होता है कि वो डायफ्राम जब ऐसे ऐसे करेगा ऑसिलेट आगे पीछे, तो वो अपने सामने का गैस को भी ऐसे ऐसे करेगा,
तो गैस के अंदर पार्टिकल्स ऐसा ऐसा मूव कर रहे हैं और वेव जो है ऐसा जाता हुआ दिख रहा है, साउंड वेव. So that's a longitudinal wave because the wave is going in this direction and the particles of the gas locally are also oscillating in that same sense. जबकि wave on a string जो है उसमें तुम ऐसा करके string को ऊपर करते हो और फिर नीचे करते हो, तो wave जो है वो इस तरफ जा रही है, लेकिन उसके जाने से जो particles है medium के वो up and down motion कर रहे हैं. Like wave ऐसे जाएगा तो particle यहाँ पर है, फिर wave आगे बढ़ेगा तो particle ऊपर चलेगा, फिर पार्टिकल नीचे आ जाएगा, राइट. तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे करेंगे और वेव चला जाएगा इस साइड में. सो दैट्स अ ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, ऑलराइट. अब given that it's a transverse wave or given that we are studying transverse wave, then there is the issue of dimension. Are you studying transverse waves in 3D? Are you studying them in 2D? Are you studying them in 1D? We are studying them in 1D. This is a two-dimensional transverse wave because it propagates in both y and x and the particles move in z. तो इसमें किसी पार्टिकल को लोकेट करने के लिए उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे और उसकी वाई में मतलब ऊपर में जेड बताना पड़ेगा. जबकि वेव ऑन अ स्ट्रिंग में किसी स्ट्रिंग क्योंकि वन डायमेंशनल है तो पार्टिकल को लोकेट करने के लिए केवल एक्स बताना होगा और फिर अब वो ऊपर कितना चला गया उसके लिए वाई बताना होगा. सो दैट्स अ वन डायमेंशनल वेव. This is a two-dimensional wave. You could also have 3D waves. Light from a singular source going in all directions on a sphere is a transverse 3D wave because locally the electrical field is oscillating in this direction जबकि wave जा रहा है radially outwards. So you could have waves in 3D, 2D, 1D. We will be studying both sound and wave on a string in one dimension only. ठीक है? Sir, could you re-mention the part about dimensions? Like if the string is moving perpendicular, then we need at least two dimensions, right? X and That's Y. correct. That's still called a one-dimensional wave. So what happens is, Okay. because you're trying to describe, let's say, on a string, if you move a string, let's say somebody grabs the end of a string and moves it up and down, then you need one axis, which could be the x-axis, to locate some particle. कि भाई ये x equal to 3 है. But then you also need the y dimension to specify where it is reached right now. So even in a one-dimensional wave, this is a one-dimensional wave. It is not a two-dimensional wave. It is a one-dimensional wave because the wave is only going in one dimension. Right. But it still, for its complete description, requires two spatial dimensions because one of the dimensions is the propagation and the other is required to tell where the particle has gone as a result of the propagation of the wave. Right? Yes. जिसको तुम टू डायमेंशनल बोल रहे हो, जिसको तुम टू डायमेंशनल वेव बोल रहे हो, उसके डिस्क्रिप्शन के लिए तीन डायमेंशन लगते हैं. कि अगर तुमने कहीं पत्थर गिरा दिया पानी में तो जब उसमें रिपल निकलेंगे तो रिपल्स बेसिकली अगर उनका एक सेक्शन देखा जाए तो they would be looking like this and they would be becoming shorter and shorter. So they would be looking like this as you go away from the source, like this. So of course इसमें अगर तुम ये x बोल रहे हो और उधर में कहीं y बोल रहे हो तो कोई पार्टिकल कहाँ पहुंचा हुआ है वो बताने के लिए एक तो पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट से वो लोकेट होगा और फिर z से ये पता चलेगा कि वो कितना ऊपर पहुंच गया है. तो दिस विल रिक्वायर ऑल थ्री. सो बट इवन दो इट्स अ टू डायमेंशनल वेव, इट रिक्वायर्स थ्री spatial dimensions to completely specify what's going on. This is a one dimensional wave, but it requires two spatial dimensions, one for the propagation of the wave and one to tell where the particle is. A 3D wave, Arya, you would say would require four dimensions, and it does require four dimensions because if it's a 3D wave, and that doesn't mean four spatial dimensions. Dimension is anything which is a property. So अगर proper यहाँ से मान लो 3D wave निकला है ऐसा spherical फैल रहा है तो पहले तो किसी पार्टिकल को लोकेट करने में ही तुम्हें एक्स वाई जी यूज हो जाएंगे और फिर बताने के लिए कि क्या हुआ वेव के चलते कि भाई वहां पे प्रेशर बढ़ गया या साउंड बढ़ गया कुछ बढ़ गया, एक चौथी चीज भी बतानी पड़ेगी. तो इसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मान लो साउंड जनरेट हुआ यहाँ से तो तुम्हें प्रेशर बताना पड़ेगा और एक्स वाई जेड. तो एक तरीके से फोर डायमेंशंस हैं, एक्स वाई जेड और फिर एक और strictly speaking if you had a four dimension on which you would plot pressure, just like if because I have two dimensions, one I can use to plot the y of the wave, the effect of the wave. X is simply the position of the particle, y is the effect of the wave. XY is the position of the particle, z is the effect of the wave. XYZ is the position of the particle. अब z के आगे कुछ और ले लेते, चलो p ले लेते, p is the effect. So strictly speaking, four dimensions are required, but it's a 3D wave. Make sense to all of you? अब ये तो एक
separate accident of our reality है that we are limited to 3 dimensions. So any wave in 3D cannot really be represented properly in 3D. Like a 2D wave can be represented in 3D because I still have 3 dimensions. A 1D wave can be represented in 2D because I do have 2 dimensions, but a 3D wave cannot really be shown in 3D because all the 3 dimensions are used up to simply locate the particle. Then I don't have any physical dimensions left to show what the effect of the wave was there. क्या मैं यहाँ दिखा सकता हूँ? किधर इसको करते हुए दिखाऊं? कहीं भी करते हुए दिखाऊंगा वो XYZ में ही होगा. चौथी डिमेंशन है नहीं इधर जिसमें मैं दिखाऊं कि क्या हुआ इसके साथ. तो ये तो लिमिटेशन ऑफ विजुअलाइजेशन है, नॉट रियली एन इशू एज सच. ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो 1D ट्रांसवर्स वेव हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले मैथमेटिकली उसको कैसे डिस्क्राइब करना है ये सीख लेते हैं, राइट? पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होने वाली है वो ये होने वाली है कि क्योंकि ये कोई एक स्टैटिक कर्व नहीं है, ये टाइम बेस्ड सिचुएशन है, इसीलिए किसी भी कोऑर्डिनेट पे बैठा हुआ पार्टिकल y में जहां पहुंचा हुआ है वो टाइम के साथ भी चेंज होता रहेगा. जैसे जैसे वेव प्रोपेगेट करेगा तो पार्टिकल का y चेंज होता रहेगा, क्योंकि इट्स नॉट अ स्टैटिक सिचुएशन, इट्स अ डायनामिक सिचुएशन. सो फॉर अस, फॉर लेट्स से अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, the main function of interest, and this will be the sort of the main hero of the story, heroine of the story, जिसके terms में हम सारा discussion करेंगे, is this function, right, where x locates the particular particle on the x-axis, not the location in y, only what particle it is, identity of the particle, and then where it is right now. Y could be 0 also, meaning it is at its mean position where it is without the wave, or it could be positive, meaning it is above that place, or it could be negative. And t, of course, is right now. T in physics is always whatever is the time right now, right? तो अब तुम लोग समझ गए उसका मतलब क्या है. केवल ये y-x फंक्शन नहीं है, ये टाइम के साथ चेंजिंग फंक्शन है. हाँ, y is the wave function, you could say y is the wave function, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट में डिस्क्राइब करने वाला हूँ on a wave on a string, so the property to describe is how up or down they are. लेकिन अगर ये मान लो साउंड वेव होता तो मैं इस जगह पे प्रेशर डिस्क्राइब कर रहा होता तो y नहीं लिखता, pxt लिख देता. ये क्या चीज है वो डिपेंड करेगा कौन सा टाइप ऑफ वेव है. वेव ऑन अ स्ट्रिंग में डिस्प्लेसमेंट ही बताना है कि भाई स्ट्रिंग का पीस कितना ऊपर या नीचे चला गया, तो इसीलिए y बता रहे हैं. लेकिन अगर मान लो प्रेशर वेव होता तो इस जगह पे कितना प्रेशर होता एज अ function of this location and time, I would use a different symbol. I would say pxt. ठीक है? Harshit, time is not to be taken as a dimension, although we can take it as a dimension, and I will give you maybe a brief this thing on when we are taking time as a dimension, but it's not necessary or required to take time as a dimension. ठीक है? This theory does not require time to be taken as a spatial dimension, but we can of course always plot it on one time, on one spatial dimension, and that gives us the entire picture in time and space both in one single go. That's the utility of plotting time on a dimension, right? You can see the future and the past in a single go, but that's a separate issue. We'll discuss it when we come to it. Abhi time is simply the clock that is constantly running in the background, right? There's a universal clock and it's running in the background, and x is the location of the particular particle, and y is where it is in the y dimension. ठीक है? By default, when there is no wave on the string, this whole function is 0 for every place at every time. You all understand? With no wave, y of every x at every time is 0. Nobody is up or down at any time. ठीक है? Clear? Right? तो अब जो है, पहले केवल अगर हम ब्रीफ मैथमेटिकल डिस्कशन करें इसका, तो just and then we'll end it. We'll continue next time onwards. Is the thing to understand is कि जैसे for example, let me take a concrete example, कि एक wave है which is nothing but a shape and it looks like this, right? और पूरा आगे जो है undisturbed है, पूरा पीछे undisturbed है. चाहे तुम string इसको मानो या नहीं मानो, अभी
केवल मैथमेटिकल डिस्कशन है. एंड ऑफ कोर्स यू कैन सेंस दैट दिस इज अ प्योरली मैथमेटिकल वेव बिकॉज नो रियल स्ट्रिंग will support a sharp bend like this. It will smooth itself out. That's a physics related issue. अभी क्योंकि हम मैथमेटिकल डिस्कशन करें तो मैं कैसा भी वेव बना सकता हूँ, क्योंकि अभी हम केवल उसका डिस्क्रिप्शन सीख रहे हैं. फिर हम बाद में जब फिजिकल डिस्कशन करेंगे then you will understand why you can't have something like this, why you can't have something like this, why you can't have a wave which is like this. I mean it looks ridiculous, right, as it is कि फिजिकल स्ट्रिंग पे ऐसा चीज बन सकता होगा. तो फिजिकल रियलिटी असाइड, अभी के लिए केवल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन आई विल मेक एनी वेव आई फील लाइक. आई विल कॉल दिस अ वेव एंड से ये जा रहा है. ठीक है, तो अभी ये इसमें नहीं पढ़ना है हमको कि ये ऐसा कैसे हो सकता है. तो ये वेव है. ठीक है, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लो. 1,0 है ये मान लो -4,0 है और ये 0,1 है. और ये जो वेव है ये टू द राइट जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 2 per second, वॉट एवर द यूनिट्स आर. तो उसके पर सेकेंड में जा रहा है. अब इस चैप्टर में क्या होगा कि दो स्पीड्स रेलेवेंट होंगे. एक होगा पार्टिकल्स का स्पीड एज दे मूव अप एंड डाउन व्हेन द वेव गोज पास्ट देम, और एक वेव का खुद का प्रोपगेशन स्पीड है विच इज द पैटर्न, द इल्यूजन गोइंग एट अ सर्टेन स्पीड. मैक्सिकन वेव में लोग उठ बैठ रहे हैं, वो एक अलग स्पीड है, और वो जो पैटर्न स्टेडियम में जा रहा है उसका एक अलग स्पीड है. वो रिलेटेड है बट डिफरेंट चीजें हैं. ठीक है, व्हाट वी विल फाइंड and what you can take as a fact for now is that the wave speed is a constant. The wave speed is a property of the medium, and once you have selected the medium, the wave speed cannot be changed. You can't think कि मैंने रस्सी बांध दिया, अब मैं अगर इस पे ज्यादा फास्ट वेव को चलाना चाहता हूँ तो ज्यादा तेजी से हाथ चलाऊंगा, वो वेव फास्टर नहीं जाएगा, वो ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वेव बनेगा ऐसा करके. लेकिन उसका प्रोपगेशन स्पीड जो है वो तुम नहीं कंट्रोल कर सकते हो. प्रोपगेशन का स्पीड जो होता है वेव का, वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है. वंस यू हैव सेलेक्टेड द स्ट्रिंग and you have tightened it to a certain tension, then you can't control how fast the thing propagates on it. You can move your hand more wildly up and down, which will change what is called the amplitude. You can move your hand more vigorously, faster, which will change what is called the frequency. But whether it's high frequency, low frequency, large amplitude, small amplitude, on a given string with a given tension, every one of those shapes will propagate at a same fixed velocity. That's a constant of the medium. It doesn't change due to the nature of the wave, right? And for that we will use the symbol c to say that it's a constant or whatever. Speed of light का भी symbol c होता है. इस chapter के लिए मेरा c जो symbol है वो reserved है for the speed of a wave which is a constant. और v जो symbol है, जो regular v होता है for speed velocity, वो मैं reserve करूंगा particles के लिए. और particle का speed जो है उसका कोई सर पैर नहीं है, वो ज्यादा कम हो सकता है, जीरो हो सकता है. एक्सेलरेटेड मोशन होगा जनरली. जब वे वहां से जाएगा तो पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रुकेगा. तो एसेंशियली v is, there is no constraint on v can be large, small, depends on n number of things. Can be zero, can be positive, can be negative, can be varying. c is one fixed constant and it does not change unless you change the physical setup itself. So c is our symbol for wave speed and v will be our symbol for particle speed. ठीक है, फिलहाल के लिए v का कुछ करना नहीं है. तो you could say that this shape is our yxt, and in fact क्योंकि वेव चल रहा होता है, पैटर्न चल रही होती है, तो जब मैं उसका ड्राइंग बना के तुमको दिखा रहा होता हूं तो you have to assume that this is a snapshot, क्योंकि ये थोड़ी देर में ऐसा नहीं दिखेगा. अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड है तो ये हमेशा यहाँ नहीं बैठा रहेगा, थोड़ी देर में यहाँ दिखेगा, फिर वहां दिखेगा, चल रहा है ये. तो इसीलिए एनी ड्राइंग दैट इज मेड इन दिस चैप्टर you have to understand is a snapshot taken at a certain time. To know the story completely, you need to know what time that photo was taken. So let's say that this is a snapshot taken at t equal to 0. अब क्योंकि पेपर है और ड्राइंग है, सिमुलेशन नहीं है, तो इसमें मैं टाइम का पैसेज जो है वो तुम्हें दिखा नहीं सकता हूँ अनलेस आई मेक मल्टीपल ड्राइंग्स. ऐसे करके कि एक बना दूं, फिर इसके नीचे एक और बना दूं, उसमें थोड़ा आगे दिखा दूं, फिर एक नीचे बना दूं, उसमें थोड़ा आगे दिखा दूं, और सब पे लिख दूं t0, t1, t2. Other than that, nothing can be done to show you the passing of time. Anything short of a video will not do the job, right? So you have to somehow understand that this is a dynamic situation, waves are moving, time is passing. Any photo that you look at is basically a snapshot taken at a particular time. ठीक है, correct? तो ठीक है, आई गेस यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा. बस एक बेसिस था इसका, फाउंडेशन की क्या करना है, कैसे करना है. हाँ Sir, what is that with n sigma waves? Where? Yeah, there only. Where you pointing? नहीं,
Sir, on the right hand side of the page, yeah, there. right now Below. with no wave उसके नीचे with no wave, that's Oh, the okay, no wave है. Sorry. मेरा O जो है वो सिग्मा बन गया इधर. Sorry, sir. Without any wave on the string, basically y is everywhere at all times 0. ठीक है, तो यहाँ तक Yeah. क्लियर होगा. अब नेक्स्ट टाइम जो है we will take this and we will solve a few problems on this, so you'll get a clear idea of what yxt does, how to manipulate yxt, to get a feel for a wave moving around and moving the particles up and down and so on and so forth. तो शुरू का पार्ट जो है अभी इस चैप्टर का is basically mathematically describing what waves are, kinematics you could say. फिर जो dynamics है, which is the actual physics in a string, वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे, which is the second half of the story. ठीक है, all right. Any questions? नहीं, ठीक है.